जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए। उम्मीद कर रहे हैं एकदम पढ़ाई बढ़िया हो रहा होगा, एकदम ज़बरदस्त मज़ेदार तरीके से। देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में भी बताया था मैसेज डाल के पर्सनली कि क्या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का आरआरबी एनटीपीसी का CBT 1 हुआ था उसका मैं टॉप 50 क्वेश्चन करा दूँ। तो बहुत सारे मेरे भाई ने मैसेज किया था कि भैया आप करा दो, टॉप 50 करा दो, आप उसमें का अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दो। बहुत सारे लोगों ने लाइक किया था कि हाँ आप करा दो, मेरे फेवर में बहुत सारे बच्चे थे। तो फिर मैंने क्या किया कि अपना कंटेंट निकाला, फिर टाइपिस्ट से अपना टाइपिस्ट करवा के, और आप सभी के पास हमारा टॉप 25 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक का हाजिर है। ठीक है, क्योंकि हम दो पार्ट में करेंगे। पहला ये है हमारा टॉप 25 क्वेश्चन अरिथमेटिक मैथ्स का होगा, और एक होगा एडवांस मैथ का। उसमें 25 कराएंगे एडवांस का, और ये अरिथमेटिक का 25 क्वेश्चन है। और ये पूछा का है, देख लीजिए, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में जो हाल फिलहाल में अभी हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे अभी तो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला एग्जाम हो गया, लेकिन अभी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था और उनका CBT 2 एग्जाम चालू होने वाला है 13 तारीख से। ठीक है, तो ये जो जितने सारे क्वेश्चन है ना, ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जो CBT 2 देने वाले हैं उनका, या जिनका ग्रुप D का एग्जाम है उनका, जो आगे आने वाला है जैसे ALP का एग्जाम आने वाला है, ये सारे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे के लिए, SSC का भी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, ये SSC का हो गया, IB का हो गया, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो सारे लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि यार क्वेश्चन जो है, ये पहली बात कि जो हमारा PYQ फॉर्मेट है उसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, और PYQ फॉर्मेट में जो क्वेश्चन आया है तो सेम से बात है कि PYQ रिलेटेड ही हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा है। और 25 क्वेश्चन जो निकाले हैं काफ़ी दिमाग हिला देने वाला सवाल है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है या ऐसा कुछ है, इसमें सब कुछ है, कैलकुलेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है, तो अच्छे मिक्सअप है 25 क्वेश्चन का। तो आप लोग टोटल 25 क्वेश्चन जब देखोगे अरिथमेटिक का, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हाँ वाकई क्वेश्चन में एकदम है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेकंडों में बन जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा उसको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मजा आएगा ये टोटल 25 क्वेश्चन देखने में। और अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और हमारे क्लास में जब भी आइएगा तो आप कॉपी कलम लेके आइएगा, और कॉपी कलम आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं सीधी सी बात स्टार्टिंग में एक ही बात बोलता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को क्या करना है, पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन खुद से करना है। अगर सोल्यूशन नहीं हो रहा है फिर मेरा सोल्यूशन देखना है, नहीं तो आप अपने से करने का ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ज़्यादा टाइम पास करते समय ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्या है, कह रहा 8 पेन और 10 पेंसिलों का कीमत 132 है। ठीक है, यदि एक पेन की कीमत 2 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है, तो 7 पेन और 6 पेंसिलों की कीमत 136 हो जाती है, तो 12 पेन और 9 पेंसिलों की मूल कीमत क्या है। बहुत ईजी सवाल है, इक्वेशंस बनता है इसमें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस होता है थोड़ा सा, बाकी कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ है नहीं। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते हैं, ईजी वे बन जाएगा। कह रहा है कि 8 पेन और 10 पेंसिल। मैं ऐसा करता हूँ कि देखिए यहाँ पे मैं पेन को x मान लेता हूँ और पेंसिल को मैं y मान लेता हूँ, ताकि हमें चीज़ें लिखने में आसानी होगा। यहाँ पे बोला है 8 पेन यानी 8x प्लस 10 पेंसिल यानी 10y, इनका मूल्य कितना दे दिया भाई साहब, 132 रुपये। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है क्या, यहाँ पे देखिए इन्होंने ये बोला है यदि पेन, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लूँ, ये है हमारा। कह रहा है यदि पेन की कीमत 2 रुपये कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 7 रुपये बढ़ जाती है। पेन को मैंने क्या माना था, x माना था, तो उसमें 2 रुपये क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो x में हम 2 रुपये कम कर दे रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, और क्या रहा है y में क्या हो रहा है, जो हमारी 7 रुपये बढ़ जाती है, किसमें, y किसको माने थे, पेंसिल को, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 7। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, ये बराबर आगे पढ़ते हैं कि आगे में इन्होंने क्या बोला है। जब आगे यहाँ पे मैंने देखा तो बोला है तो 17 पेन और 6 पेंसिलों की कीमत 136 हो जाती है। 17 पेन और 6 पेंसिल, तो 17 पेन और 6 पेंसिल लेना है। यहाँ पे कितना हमारा ये x - 2 है, तो ये 17 पेन हो जाएगा, 17 से गुणा करेंगे, और 6 पेंसिल यानी 6 से गुणा करेंगे, 6 पेंसिल हो जाएगा। और टोटल का दाम इन्होंने कितना दे दिया था, 136, तो हमारा 136 हो गया। बस अब इसका हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एक पेन का कीमत और एक पेंसिल का कीमत निकालेंगे। जैसे निकल जाएगा तो 12 पेन और 9 पेंसिल का मूल कीमत को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। देखिए इसको मैं करूँ तो ये हो जाएगा 17x माइनस में 17 दूना 34, फिर प्लस में 6y प्लस 7 × 6 42 इक्वल टू में 136। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे -34, यहाँ पे है +42, तो सीधी सी बात है डायरेक्ट प्लस में कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 8, यानी प्लस में 8 होगा, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 17x, ठीक है, और प्लस 6y बराबर में इधर कितना माइनस हो जाएगा, 8 माइनस होगा, तो 136 में 8 माइनस करोगे तो 128 होगा।
ये हो गया हमारा, मान लो ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन हमारा 2 था। अब दोनों को आपस में हम कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगी। मैं उसको उठा के यहाँ पे ला लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस में 10y बराबर में है 132। अब देखिए ऐसा क्या करते हैं, किसी एक का वैल्यू क्या करते हैं हम बराबर कर देते हैं ताकि काटने में आसानी होगा। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 6 है, यहाँ पे 10 है, तो इसको हम लोग बराबर कर देते हैं। तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर ऐसा कर देते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में हम 5 से गुणा कर लेते हैं, नीचे 3 से गुणा करेंगे तो 6 पचे 30 हो जाएगा, नीचे भी 30 हो जाएगा। तो ऊपर 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 17 पचे 85x, फिर 6 पचे 30y बराबर में 128 का 5 गुना तो 8 पचे 40 के 0, हाथ में कितना 4, तो उसके बाद से 4 दूना 5 दूना 10 4 14, हाथ में 1, फिर 5 एकम 5 1 640 हो गया। फिर इधर कितना से गुणा करना है 3 से, तो 8 तरीके 24x, फिर प्लस में 30y और बराबर में 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 13 39, यानी 396। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से साइन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ से साइन चेंज कर माइनस माइनस माइनस, तो जब चेंज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब 85x में से 24x घटा हुआ तो ये हो जाएगा 1 और 6, यानी 61x बराबर में हो जाएगा कितना, 10 में से 6 गया 4, फिर अगर 13 में से 9 गया तो 9 4 13, उसके बाद से ये हो गया 5, 5 में से 3 गया यानी 2, ठीक है। 5 में से अगर 3 गया तो 2 आ गया हमारा, यानी 294 आ गया, ठीक है। अगर 294 आएगा तो डायरेक्ट देखो 61 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो कट जाएगा, 4 × 4 6 चौके 24, यानी डायरेक्ट ये 4 बार में कट जाएगा, तो x बराबर में आ जाएगा 4। जब x बराबर में 4 आ जाएगा तो हम y का मान निकाल लेंगे। x बराबर में 4 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो x बराबर 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 8 चौका 32, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 10y बराबर 132 में से कितना हो जाएगा 8 चौका 32 माइनस करोगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा y बराबर ये हो जाएगा डायरेक्ट, तो y बराबर 10, y बराबर 10, x बराबर 4। अब जो बोला है हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। और बोला क्या है इन्होंने, देखिए तो 12 पेन और 9 पेंसिलों का मूल कीमत, तो 12 पेंसिल का मान कितना हो जाएगा, देखिए 12 पेन का मान कितना, x का मान, पेन को हम क्या माने थे x, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, फिर प्लस 9 पेंसिल, y माने थे पेंसिल को, तो 9 में 10 से गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो देखो 9 4 13 होता है, यानी 138 हो जाएगा, टोटल मूल कितना हो जाएगा 138, और 138 का है तो ऑप्शन नंबर है। तो काफी अच्छा सवाल था, इसमें टाइम लगा क्योंकि मैं इक्वेशन बना के सॉल्व किया। आप अगर माइंड में करोगे तो इक्वेशन आप यहाँ पे क्या स्किप कर दोगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बट मेरे को एक एक स्टेप लिखना था, इसलिए मैंने एक एक स्टेप लिख के समझाया और हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। बाकी इसमें और कोई आप सोचोगे कि जादू वाला कोई ट्रिक लग जाएगा, तो जादू वाला ट्रिक नहीं लगेगा, क्योंकि टॉप 25 कर रहे हो भाई क्वेश्चन, तो लेवल होगा उस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि हम जादू से उसको उड़ा देंगे, बस आपको धैर्य रखना है और चीज़ों को आराम से समझना है, पेशेंस के साथ। अगर चीज़ें एक बार में समझ नहीं आई यार ये, तो फिर दोबारा वीडियो को पीछे करिए और फिर दोबारा देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यापारी 47% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, ठीक है भाई, लेकिन बेईमानी से उस बाट का इस्तेमाल करता है जो उस पर लिखे बाट से 8% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उत्तर इतना तक निकालना है। सीधी सी बात डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल होता है। ऐसे सवाल को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले 2 चीजें लिख लेते हैं, एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। अब देखो पहले क्या करता है कि 47% लाभ पर बेचने का दावा करता है। मान लीजिए कोई चीज हमारे 100 रुपये थी, तो व्यापारी भाई साहब करते हैं कि इसको हम 147 में बेचेंगे, क्योंकि 47% लाभ पर ये दावा कर रहे हैं बेचने की। लेकिन जब ये दावा करने के बाद इन्होंने धोखा कर देते हैं, और धोखा क्या करते हैं देखिए, लेकिन बेईमानी से उस बाटे का इस्तेमाल करता है जो उससे पर लिखे बाटे से 8% कम है। यानी कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है समझिए। ऐसे सवालों में हम कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि मैं हूं क्या व्यापारी आदमी, ठीक है, आप मेरे पास सामान खरीदना है, मैंने आपसे पैसा ले लिया टोटल, जैसे मान लीजिए 100 रुपये का चीज था, मैंने 100 रुपये आपका ले लिया, ठीक है। कोई मान लीजिए 100 रुपये में 1 किलो में चीनी दे रहा हूँ, तो मैंने 100 रुपये आपसे ले लिया, बट मैंने यहाँ पे एक और दिमाग लगा दिया, मैंने आपको 1 किलो चीनी नहीं दिया, मैंने तो 100 रुपये लिया, लेकिन 100 रुपये मान लीजिए हमें 1 केजी चीनी देना था, मैंने समझिए 1000 ग्राम चीनी देना था, तो मैंने 1000 ग्राम चीनी ना देके मैंने आपको 950 ग्राम दे दिया, समझ रहे हो। तो यहाँ कहीं ना कहीं मैं 50 ग्राम क्या किया, बेईमानी कर लिया, बट मैंने किया क्या कि आपसे पैसा जो लिया पूरा लिया, यानी कहीं ना कहीं जो आपने मेरे को दिया, जो टोटल पैसा दिया, यानी जो खरीदा चीज जो एसपी होगा, जिसके लिए आपने टोटल पैसा दिया, खरीद रहे हो यानी आप क्या होगा एसपी हो जाएगा, तो उसके लिए मैंने टोटल पैसा ले लिया, ठीक है। लेकिन आपके पास जो आएगा सीपी हो जाएगा, क्योंकि कोई पैसा मान लीजिए मैं दुकानदार को जाता हूँ, ठीक है, और मैं ये बेच रहा हूँ, दुकानदार हूँ, तो ये मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, तो इसके लिए मैंने पूरा 100% पैसा ले लिया, बट लेकिन इसमें से आपको मैंने कटौती करके दे दिया, वो आपके लिए सीपी हो गया। तो जब भी अगर मान लीजिए दुकानदार को प्रॉफिट हो रहा है कि मतलब वो चोरी कर रहा है, दावा कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं उसको एसपी पे पूरा पैसा मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो बोला है क्या कि 8% का क्या कर देता है, जो उसे 8% से कम हो, तो यहाँ पर सीधी सी बात है वो 100% का लेता है और दे देता है कितना 8% कम, यानी 92% दे देता है। तो यही तो पूछा है, तो व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ बताना है, तो कुल लाभ निकाल देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से होगा क्या, हम करेंगे ऐसे 100 से 100 खत्म हो, ये जगह 92 और ये जगह 147।
अब कितने की प्रॉफिट हो रही है, 92 की चीज 147 में जा रही है, तो कहीं ना कहीं कितने की प्रॉफिट हो रही है, 8 और 47 और 8 कितना होता है, 55। यानी कहीं ना कहीं कितने, 55 की प्रॉफिट हो रही है कितने पे, 92 पे, इंटू में 100% कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करने के कई तरीके होते हैं और बहुत ऐसे बच्चे बहुत अलग अलग दिमाग लगाते हैं, कई तरीके लगाते हैं वहां पे निकालने के लिए। मैंने सारा ऑप्शन देखा तो यहाँ पर 60%, 61%, 55%, 65% है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले दिमाग लगाइए कि ऊपर समझिए ये हमारा 5500 और डिवाइड बाई 92 है, ठीक है। अब देखियो, अब यहाँ पे मान लीजिए सबका देखो मैं 6 से मतलब 60% यानी 60%, 61%, सारे 60% के करीब में। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 92 को पहले 6 से गुणा करके देखता हूँ। जब मैंने 92 से 6 से गुणा किया तो 6 दूना 12, हाथ में 1, 9 6 54 और 1 55, और मान लो इसको 60 से गुणा करता है यानी 10 और गुणा करता है यानी 5520। तो कहीं ना कहीं ये चीजें था कि जब मैं भी 92 को अगर 60 से गुणा करता हूँ तो हमारा है 5520, ठीक है। ध्यान देना, कैलकुलेशन का बहुत बढ़िया चीजें समझा रहा हूँ, आपका टाइम बहुत कम बनेगा। यानी 60% निकाल रहा हूं तो 5560 आएगा, बट यहां पर देखिए ये 5500 है। तो सीधी सी बात एक चीज मेरे को समझ में आई कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो तो 60% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 60% से कम है। तो जो हमारा आंसर 60% से ज्यादा होगा तो कट जाए, खत्म हो जाएगा। ये 61%, 65% और 60% भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि 60% 5520 हो रहा है और यहाँ पे 5500 है, तो हमें 60% से थोड़ा सा ही कम करना है, थोड़ा सा ही कम करना है। तो 60% यहाँ पर खत्म हो जाएगा, बट यहाँ पर इसलिए हम खत्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि एग्जामिनर ने बोल रखा था कि उत्तर न्यूनतम पूर्णांक संख्या तक देना है, ठीक है। और जब मैंने तीसरा ऑप्शन देखा तो तीसरा ऑप्शन इन्होंने क्या दिया है, 55%। तो भाई साहब 55% तो बहुत कम हो जाएगा और हमारा कितना 5500 ही लाना है, क्योंकि 55% इसका निकालूंगा तो बहुत कम हो जाएगा, तो 55% होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन होगा वो 60%, जिसका हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट हमारा आएगा 59 पॉइंट समथिंग समथिंग करके आएगा, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट में 60% करके निकाल लिया। तो ये होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, क्योंकि सीधी सी बात है अगर मैं 92 को 60 से गुणा करूंगा तो हमारा आएगा 5520, हमें लाना है 5500, यानी कहीं ना कहीं 59 पॉइंट समथिंग आएगा, और 59 पॉइंट समथिंग यानी एक ही ऑप्शन से हमारा 60%। ये 55% बहुत कम है और 60% से ज्यादा तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें 5500 ही लाना था। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम में अप्लाई करना है ताकि बहुत कम समय में चीजों को आप बना पाओ, और यहाँ पर टाइम सेविंग करोगे तो नेक्स्ट सवाल जब भी आएगी उसमें आप अच्छी तरह से टाइम अपना लगा के सोल्यूशन कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीजों आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। कह रहा है कि 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा समय लगता है, ठीक है। अगर प्रणय अपनी गति 2 गुना कर दे तो उसे अमन से 3 घंटे कम लगेगा। तो बोला क्या है, प्रणय की गति निकालना, प्रणय भाई साहब को निकालना। काफी अच्छा सवाल है, समझना है। देखिए यहाँ पे 2 लोग हैं, पहला तो 150, यहाँ पे 150 किलोमीटर गति बोला है, यानी कहीं ना कहीं हमें 150 किलोमीटर ही दूरी की बात किया गया है। जब भी डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है तो एक चीज क्या होता है, स्पीड जो होता है हमारा टाइम का रिवर्स हो जाता है। यानी मान लीजिए स्पीड का रेशियो 1:2 दिया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, 2:1 हो जाता है। सेम यही चीज ऊपर हो जाता है कि अगर टाइम का रेशियो 2:1 है तो स्पीड भी 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो इन्वर्स हो जाता है। ये कब होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो, यानी डिस्टेंस हमारा 150 किलोमीटर की बात की है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है क्या कि तय करना, प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं अगर प्रणय अपने गति को 2 गुना कर दे। यहाँ भाई साहब मान लीजिए ये हमारे अमन भाई साहब, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किन की बात कर रहे हैं, अगर मैं अमन भाई साहब को देखूं ये हो गया हमारा प्रणव भाई साहब, ठीक है। जो प्रणव भाई साहब है यहाँ पे इन्होंने बोला है, ध्यान से समझना, चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। कह रहा है क्या, दूरी तय करने में प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर मान लीजिए अमन ये है, इसको 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, किसको, प्रणय को अमन से 2 घंटे ज्यादा, तो ये प्लस में 2 घंटा ज्यादा लग रहे हैं। कब लग रहे हैं, कौन सा केस में लग रहा है वो देखिए। तो ये बोला है अगर प्रणय अपने गति को 2 गुनी कर दे तो उसे 3 घंटे कम लगेंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मल स्पीड से जा रहे हैं कौन भाई साहब, अमन भाई साहब, सॉरी प्रणय भाई साहब, तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं किससे, अमन से। बट लेकिन वही प्रणय भाई साहब जब अपने गति को 2 गुना कर रहे हैं तो 3 घंटा कम लग रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमें ये हो गया प्रणय भाई साहब, यहाँ पर मैंने स्पीड मान लिया, स्पीड इनका मान लीजिए समझिए कि 2 गुना कर रहे हैं। जब स्पीड 1 से 2 गुना कर रहे हैं तो क्या हो रहा है उस केस में अमन से इनको 3 घंटे कम लग रहा है। जब नॉर्मल से जा रहे हैं तो 2 घंटे लग रहा था, जब स्पीड को 2 गुना कर रहे हैं तो 3 घंटे कम लग रहा है। तो स्पीड का रेशियो 1:2 हो गया, तो टाइम का रेशियो इसको इन्वर्स हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो 2:1 हो जाएगा। अब देखिए, अब बोलोगे भैया इन केस में हम टाइम किसको मानेंगे, तो टाइम हमारा दोनों आता है। देखिए यहाँ पे +2 है और यहाँ पे -3 है। जब भी हम डिस्टेंस टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ते हैं तो हमारा देखिए, अगर मान लो कि टाइम एक खाली प्लस हो रहा है एक खाली माइनस हो रहा है तो हमेशा टाइम ऐड होता है। एक खाली माइनस हो रहा है एक खाली प्लस हो रहा है तो हमेशा टाइम ऐड हो रहा है। अगर टाइम दोनों बार माइनस हो रहा है तो माइनस होता है, अगर दोनों बार प्लस होता है तो ये होता है माइनस। कहना इन द सेंस कहना डिफरेंस ले लेते हैं,
दोनों बार क्या होता है, हम टाइम को आपस में ऐड कर देते हैं। और इनका डिफरेंस कैसे लगता है, जैसे मान लीजिए पहले ये दूरी है, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए उसको क्या लग रहा है, 3 घंटा कम लग रहा है, यहाँ पे प्लस 2 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो इन दोनों को हम लोग आपस में डिफरेंस मतलब समझिए कि लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये -3 हो जाता है। और यहाँ पर अगर फिर डिफरेंस की बात करते हैं, फिर ये -2 हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा सीधी सी बात है कि ये दोनों आपस में जोड़ के हमारा 5 हो जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अगर प्लस से एक बार कम लग रहा है, एक बार ज्यादा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ऐड हो जाता है। और दोनों बार कम कम लगे तो घट जाता है, दोनों बार ज्यादा ज्यादा लगे तो घट जाए, एक बार ज्यादा और एक बार कम लगे तो दोनों ऐड हो जाता है। तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 घंटा। तो कहीं ना कहीं जो एक यहाँ पर डिफरेंस, एक का वैल्यू 5 है, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आवर, और एक का वैल्यू आ जाएगा 5 आवर। अब जो बोला है हम वहां से निकाल लेंगे। अब बोला क्या है देखिए, तो बोला है प्रणय की गति निकालना है। यहाँ पे बोला है प्रणय की गति। प्रणय भाई साहब ये है, इनका स्पीड का रेशियो 1 और रेशियो 2 है। तो हमेशा आपको ये मालूम है कि डिस्टेंस, गति निकालने के लिए क्या होता है, स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस भाई साहब कितना दे दिया है 150, ठीक है, और इनका टाइम कितना दिया है, तो टाइम देखिए, टाइम 10 घंटा आ गया है। तो टाइम हमारा सीधी सी बात है, इनका प्रणय का अगर मैं टाइम लिखूं तो 10 घंटा आ जाएगा, और ये कट जाएगा, सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आ जाएगा। प्रणय गति 15 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखो यही पूछता भाई साहब कि ये काम करिए, अमन का गति बताइए कि अमन का गति क्या होगा, तो अमन का गति निकालने के लिए कुछ नहीं करते हम, सीधी सी बात है क्या करते हैं, यहाँ से जो ये 2 घंटा अधिक ले रहा है तो इसको 2 घंटे इसमें कम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं अमन से 2 घंटा क्या ले रहा हूँ, ज्यादा ले रहा हूँ, तो अमन भाई साहब मेरे से क्या ले रहे हैं 2 घंटा कम ले रहे हैं। तो अमन का टाइम कितना होगा, यहाँ 10 घंटा है तो प्लस है तो माइनस कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 8 घंटा लेता है। अगर यहाँ पे देखिए इसको, और मान लो इसको क्या करोगे, वेरीफाइड कैसे करोगे, तो 10 घंटा से 2 घंटा कम ले रहा है 8 घंटा, और यहाँ पे देखिए -3 कम हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है 5 में 3 ऐड कर देना है। देखो यहाँ पे प्लस है तो घटेगा, यहाँ पे माइनस है तो ऐड होगा, यानी 8 घंटा। तो दोनों केस में बराबर ही हुआ 8 घंटा, ठीक है। बट हमें पूछा था प्रणय को, डायरेक्ट निकाल दिया। प्रणय का टाइम यहाँ पर दिया था, प्रणय का स्पीड सॉरी डिस्टेंस यहाँ पर दिया था 150/10 आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। तो थोड़ा सवाल लॉजिकल था, क्योंकि इसमें बोला था प्रणय की बात बोला था, अमन को बोला होता तो यहाँ पर हम टाइम घटा के निकाल लेते, बट और इजी इसलिए हो गया कि सिर्फ उन्होंने किसका बोला था, प्रणय का बोला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा अनुभव और गौरव एक व्यवसाय शुरू करते हैं। अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है, और गौरव 5 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। कुल 7155 रुपए के लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्सा से 1431 रुपए अधिक है, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी क्या करे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, थोड़ा समझना है इसमें, सवाल में ध्यान से दीजिए। यहाँ पे 2 लोग हैं, पहला है अनुभव है भाई साहब, और है गौरव है, ठीक है। तो ये बोला है क्या, अनुभव गौरव से 2 महीने के लिए अधिक, यहाँ पे बोला है, देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अनुभव जो है गौरव से 2 महीने के लिए 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है, ठीक है। तो मान लीजिए गौरव को मैं एक्स मानता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, गौरव को मैं एक्स मानता हूँ, तो इससे 55,000 रुपए अधिक निवेश करता है अब अनुभव, ठीक है, 55,000 रुपए निवेश करता है, ठीक है। अब देखते हैं कितने महीने के लिए कौन कौन निवेश करता है। 2 महीने के लिए कौन अनुभव करता है, और गौरव 5 महीने के लिए करता है। तो गौरव कर रहे हैं भाई साहब 5 महीने के लिए, ये 2 महीने के लिए कर रहे हैं, तो गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं इनका, देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 11, तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर रेशियो में हो जाएगा 5x, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जब मैं पढ़ूंगा यहाँ पर देखिए, फिर कह रहा है कुल इतना लाभ हो रहा है 7155 लाभ में से अनुभव का हिस्सा गौरव से 14 से 31 रुपए अधिक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेशियो है, तो रेशियो है तो इसको भी हम रेशियो में कर सकते हैं। तो रेशियो ले देखिए 14 से 31 का 5 गुना है 7155, देखिए 5 से कम 5, 5 से 15 हाथ मिला 1, 5 चौका 20, देखो यहाँ पे फिर 14 5 70 और 71, सीधी सी बात है 5 गुना है। तो यहाँ हमारा सीधी सी जो टोटल है, देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ध्यान देना। टोटल हमारा कितना है भाई साहब 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग में है एक भाई साहब अनुभव है और एक भाई साहब गौरव है। तो यहाँ पे ये बोला है क्या कि अनुभव का हिस्सा गौरव के हिस्से से इतना रुपए अधिक है, यानी कहीं ना कहीं जो ये अधिक है, ये प्लस है तो ये अधिक है। अगर मान लीजिए अधिक है तो बांटेंगे कैसे, मान लीजिए ये 5 है, तो 5 में से पहले क्या करते हैं कि जो अधिक है वो घटा देते हैं। तो अधिक कितना है, इसका रेशियो लिए हम, तो ये रेशियो, ये 1 रेशियो में है, 5 रेशियो में, एक अधिक है, तो 5 में से मैं 1 घटा देता हूं, तो बचा कितना 4। अब जो 4 बचा है, 4 को आपस में हम लोग डिवाइड कर देंगे बराबर बराबर। जब आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो जो अधिक होगा उसको दे देंगे उतना, तो ताकि पता चल जाएगा कि उसका रेशियो कितना है और दूसरा का रेशियो कितना है। तो 4 को बराबर बराबर भागों में बांटोगे, तो यहाँ पे अनुभव का अगर मान लीजिए 2 हो गया तो गौरव का 2 हो गया। अब अधिक किसका है, तो गौरव का हिस्सा अनुभव, सॉरी
अनुभव का हिस्सा गौरव से अधिक है, कितना अधिक है, एक घटाया तो एक इसमें ऐड कर दो, तो सीधी सी बात है इसका रेशियो यानी अनुभव का 3 आ जाएगा और गौरव का 2 आ जाएगा इसका रेशियो। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखिए बनाने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका देखिए, इसको ऐसे मैं करता हूँ कि इसको नीचे ले लेता हूँ, ठीक है, और बट्टे में लिख देता हूँ 5x, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा इसका हो जाएगा 3x, क्योंकि 3x नहीं सिर्फ 3 होगा और नीचे 2 होगा, क्योंकि ये 5x क्या है गौरव का, तो इसके सामने गौरव का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में हमेशा वो होता है, उल्टा हो जाता है, तो ये सामने आमने सामने हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर 3 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गया अपना 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4x प्लस में हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करोगे तो 1 2 3 4 और 11 दूना 22, ठीक है। और बराबर में हो जाएगा कितना, 5 3 15x। सीधी सी बात है, उधर जाकर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 22, 1 2 3 4 डिवाइड ये 11 से इसको काट दो, 11 दूना 22, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू 20,000। जब x का वैल्यू 20,000 आया है, देखिए पूछा क्या है, पूछा इसमें क्या है, अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी ज्ञात करना है। अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी, तो अनुभव द्वारा निवेशित पूंजी कहाँ है, देखिए यहाँ पे अनुभव द्वारा, ये है उसका जो हमें स्टार्टिंग में जो हम लोग निवेश किए थे, तो ये कितना है x प्लस 55, डायरेक्ट 55,000, ठीक है। तो x प्लस 55,000 है, तो डायरेक्ट इसको हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे 20,000 और प्लस में 55,000 और दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 75,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा 75,000। कहाँ है 75,000, तो ऑप्शन नंबर बी। तो काफी अच्छा सवाल था, इसमें आपको समझना था। अगर देखो दिक्कत कहाँ होती है, जब इसका हम लोग रेशियो नहीं ले पाते, क्योंकि यार फिर इसके बाद से हम कैलकुलेट करेंगे ना तो डायरेक्ट उसका मान रख के करते, बट यहाँ पर सीधी सी बात डायरेक्ट कट गया था, जिसकी वजह से हमने इजी वे में निकाल दिया। यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना था, क्योंकि सबसे पहले ये अनुभव का ये गौरव से हिस्सा ज्यादा था भाई साहब, तो पहले हम कम करके इनको आपस में बराबर करके जो इनको ज्यादा था वो पार्ट हम दे दिए, ताकि हमारा रेशियो निकालने में आसानी हो जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि भाई साहब देखो इसमें क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, अब यार 25 क्वेश्चन ही करना है अर्थमेटिक में, तो लेवल तो रहेगा क्वेश्चन का, एक एक क्वेश्चन टाइम भी लगेगा और चीजों को समझाने में भी समय लगेगा, क्योंकि यार कंसेप्ट भी है साथ साथ में उसमें कैलकुलेशन भी है, तो समय तो लगेंगे। तो इससे आपको घबराना नहीं है और आराम से प्यार से चीजों को समझना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 4,000 रुपए के साधारण ब्याज क्या है। इजी सवाल है, इस सवाल में कुछ नहीं है, ज्यादा खेला नहीं है। खेला यहाँ पे ये है, इन्होंने ये 7 फरवरी 2024 को जमा की गई और 8 अप्रैल 2024 को निकाली गई, कितना परसेंट रेट के हिसाब से भाई साहब, तो 7.5% रेट के हिसाब से। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे है 2024। अगर आप रीजनिंग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक होता है नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर हर 4 साल बाद होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कितना है 2025 है, तो 2024 लीप ईयर है, फिर 2028 लीप ईयर, फिर 2032 लीप ईयर, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2024 से हमारा लीप ईयर है। जब 2024 जो है हमारा लीप ईयर है, तो इसमें क्या होता है, 2-3 चीजें होता है समझना। इसमें जो हमारा फरवरी होता है भाई साहब, वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का। और हमारा टोटल जो पूरा टोटल दिन कितना होता है, मतलब एक साल में, तो होता है 366 दिन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, कब होता है, लीप ईयर में। बाकी आपका नॉर्मल ईयर होता है तो फरवरी 28 दिन का होता है और 365 दिन का होता है टोटल एक साल। बस यहाँ से निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे टाइम निकालेंगे, तो सबसे पहले 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो 7 फरवरी से 29 तक जाना है, तो कितना 22 7 29 यानी 22 इसमें हो गया। फिर कितना अप्रैल तक जाना है, तो मार्च है, मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिन का। अप्रैल कितने 8 दिन तक जाना है, तो ऐड करते हैं 22 और 8 30 और 1 31 यानी 61 दिन पर 61 दिन का ब्याज निकालना है, ठीक है, 61 दिन पे, ठीक है, वार्षिक दर पे। चलो हमारा यहाँ पे आ गया टाइम 61 दिन। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना दिया है 4,000 रुपए, ठीक है। रेट कितना दिया है 7.5%। टाइम कितना दिया है 61, बट हमको सालाना निकालना है तो ये तो 100 हो जाएगा। सालाना निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 366 से डिवाइड कर देंगे। 365 से मत कर देना, क्योंकि लीप ईयर है तो 366 से ही डिवाइड करना है बस। अब यहाँ से हम काटेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म हो गया। 61 से 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब काटो, कौन काटता है, देखो इसको 2 से 2 बार में कटेगा, 2 से 3 बार में, और 3 से कट जाएगा कितना बार में, 25 3 75 में। तो हमारा सिंपल स्ट्रेस कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, और यही आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थोड़ा इजी सवाल था, उतना टफ नहीं था, किसको मान सकते हैं, थोड़ा नॉर्मल सवाल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, यहाँ समझना था बस। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ट्रेन एम से सुबह 7:50 में निकलती है और उसी दिन दोपहर 2:50 बजे स्टेशन एन तक पहुंचती है। ट्रेन है भाई साहब हमारी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ, ये हमारी, ठीक है। और स्टेशन का नाम क्या है भाई साहब, सुबह एम से निकलती है और यहाँ पे एन तक पहुंचती है। कौन सा ट्रेन है, ये ट्रेन है भाई साहब,
ये ट्रेन है, समझना, क्योंकि ये समझने में खेल है, इस सवाल में ध्यान से देखना। पहुंचते अब यहाँ पे ट्रेन बी की बात कर रहा है। ट्रेन बी स्टेशन एन से सुबह 9 बजे 9:50 में निकलती है और उसी दिन 2:50 में क्या स्टेशन एम पे पहुंचती है। देखो पहला ए भाई साहब इधर से जाती है और इधर भाई साहब बी आती है, जो इधर से आती है, दो ट्रेन है, ठीक है। और ये एन तक पहुंचते तो ए और बी का मिलने का समय निकालना है, हमें मीटिंग टाइम निकालना है कि ये लोग कब मिलते हैं। देखो रिलेटिव स्पीड का सवाल है, ये ए और बी का मिलने का समय ज्ञात करना है, रिलेटिव स्पीड का सवाल है। ध्यान से समझना, क्योंकि ना इसमें देखो ध्यान से चीजों आप देखो तो सबसे पहले ना इसमें क्या हमें क्या क्या नहीं दिया है, ना स्पीड दिया है, ना डिस्टेंस दिया है, सिर्फ टाइम दिया है। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, पहले टाइम देखते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। जब हमारा टाइम आता है, जो टाइम से ही हम टाइम से रिलेट करके क्या डिस्टेंस मान लेते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस मानते हैं, डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस जैसे आएगा तो उसके बाद स्पीड भी निकाल लेंगे, क्योंकि स्पीड के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम आता है हम डिस्टेंस मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम स्पीड निकाल लेंगे। देखिए अब कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को। अब मान लीजिए ये जो है ये 7:50 में चलता है, यहां से लिखता हूँ 7:50, ठीक है। ये 7:50 से ये निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे ये पहुंचता कब है, तो 2:50 में पहुंचता है ए भाई साहब, यहाँ पे ये 2:50 में पहुंचता है। और इधर से जो भाई साहब बी निकलते कितना, 9:50 में, और पहुंचती कब है यहाँ पे, तो 2:50 में। ओवरऑल टाइम देखते हैं तो ए को कितना टाइम लगता है, 7:50 में निकलती है और 2:50 में पहुंचती है, तो टाइम कितना लग गया, सीधी सी बात है। तो 7-7-14 यानी 2 यानी 14:50 यानी 7 आवर लगता है ए को, यानी ए को हम टाइम देते हैं तो 7 आवर लगता है। और बी का अगर हमें टाइम निकालो तो कितना लगता है, 9:50 से यहाँ पे है आती है 2:50 में, यानी कितना 9.14 यानी 5 आवर लगता है इसको बी को, यानी टाइम लगता है बी को 5 आवर, ए को कितना 7 आवर, टाइम निकल गया। अब हम कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं, इसका टोटल डिस्टेंस, तो दोनों का एलसीएम मान लेते हैं हम डिस्टेंस। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मान लो 35 मान लिया मैं, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। अब जब डिस्टेंस आएगा तो हमारी स्पीड निकल जाएगा, तो स्पीड निकालने के लिए क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो यहाँ पे स्पीड निकाल लो। अगर मैं ए का स्पीड निकालूं तो कैसे निकालूंगा, 7 घंटा में 35 किलोमीटर जाना है, तो 1 घंटे में कितने के स्पीड से जाएगी, तो 7/35 यानी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो हमें मीटिंग टाइम निकालना है, तो मीटिंग टाइम निकालने का मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन सेम टाइम पर चले। दोनों ट्रेन जब सेम टाइम पे निकलेगी, सेम टाइम पे चलेगी, तभी तो पता चलेगा कब मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखो ये 9:50 में यहाँ से निकली है और ये 7:50 में निकलती है, तो कहीं ना कहीं देखो तो ये 2 घंटे पहले निकल जा रही है। तो ऐसा मैं करता हूँ 2 घंटे इसको चला देता हूँ, मान लो मैं यहाँ 2 घंटा इसको चला देता हूँ, यहाँ तक इसको 9:50 तक चलाता हूँ, ठीक है, 9:50 तक चलाता हूँ। टोटल ये डिस्टेंस कितना है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर मैंने मान लिया। देखो ये टोटल डिस्टेंस 35 किलोमीटर है। 2 घंटा ये भाई साहब चलती है, 2 घंटे में कितना चलेगी, 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर चलेगी, यानी कहीं ना कहीं ये 10 किलोमीटर यहाँ तक चल दी है, ठीक है, यहाँ तक ये 10 किलोमीटर चल दी। अब यहाँ से लेके मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि समझ में आएगा, कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लूँ, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अब कितना टोटल तो 35 था, यहाँ से यहाँ तक लेके 25 किलोमीटर हो गया। अब देखो अब यहाँ तक भाई साहब ए भी आ गई 9:50 में और ये तो चली रही 9:50 में। अब दोनों लोग सेम चलेंगे, दोनों लोग सेम टाइम पे चलेंगे, ठीक है। अब दोनों लोग कवर करना है कितना डिस्टेंस, 25 किलोमीटर कवर करना है। तो हमारा निकालना क्या है, मीटिंग टाइम। तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है भाई साहब 25 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो ऐड होगा, ठीक है। स्पीड यानी जब भी अपोजिट की बात होती है, अपोजिट की बात होती है तो S1 प्लस S2 होता है, और वहीं सेम डायरेक्शन की बात होती है सेम की तो S1 माइनस में S2 होता है। तो अपोजिट की बात हो रही तो ऐड होगी। तो इसका स्पीड कितना है 7 किलोमीटर पर घंटा, इसका स्पीड कितना है 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये लोग चलेंगे। बस अब निकाल लेते हैं यहाँ से, तो डायरेक्ट निकालो 12 दूना 24, 24 तो 1/12, ठीक है, 24 से 1/12। अब इसको हम क्या करते हैं मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो 60 से गुणा कर लेते हैं, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 आएगा, माफ करना, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो 12 दूना 24, 25/2 यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 2 आवर 5 मिनट। अब देखो मिलेंगे कब, 2 घंटे 5 मिनट, या तो 9:50 में इधर से जोड़ दो या 9:50 में इधर से जोड़ लो। तो 9:50 में से चालू हुए थे और 2 घंटे 5 मिनट बाद मिलते हैं, तो 9:50 में 2 घंटे 5 मिनट ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो 9 आवर 50 मिनट, ठीक है। इसमें ऐड करना है 2 आवर 5 मिनट, तो सीधी सी बात है ये कितना हो जाएगा, 9 और 2 कितना होता है 11, 50 और 5 55, यानी कहीं ना कहीं 11:55 मिनट में भाई साहब ये लोग मिल जाएंगे। और 11:55 मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसीलिए इतना प्यार से मैंने समझाया, एक एक स्टेप लेके मैंने समझाया। सबसे पहले मैंने इन लोगों का टाइम निकाल लिया कि टाइम कितना लगा,
पहले भाई साहब यहाँ से यहाँ तक ए भाई साहब को 7 घंटा लग रहा है, 20 भाई साहब को जाने में टोटल 5 घंटा लग रहा है, टाइम निकल गया। टाइम के हिसाब से मैंने इन लोगों का क्या डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस 35 किलोमीटर मान लिया। जब डिस्टेंस आ गया तो स्पीड निकाल लेंगे डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो पहला का ए का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर आ गया, बी का स्पीड आ गया कितना 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये 9:50 से चल रही थी, 7:50 में ही चल रही थी। तो पहले इनको हम क्या सेम टाइम पर चलाना था, तो पहले 2 घंटे इसको चला लिए। जब 2 घंटे एक घंटा में 5 किलोमीटर चल रही थी, 2 घंटे में 10 किलोमीटर चल रही थी। पूरा डिस्टेंस 35 का था, तो 10 किलोमीटर मैंने चला दिया। तो अब डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ 25 किलोमीटर बन गया। अब दोनों लोग सेम चलेंगे 25 किलोमीटर, तभी तो आपस में पता चलेगा कब मिलेंगे। तो ये भी इधर से चल रहा है 7 किलोमीटर पर घंटा से, इधर भी चल रहा है 5 किलोमीटर पर घंटा से। तो टोटल डिस्टेंस 25 किलोमीटर, स्पीड 12 किलोमीटर, दोनों का ऐड हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो 2 घंटा 5 मिनट लगेगा। 9:50 से चला हुआ था और 11:55 में जाके मिल जाएंगे। ये सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार क्वेश्चन को पीछे करके फिर दोबारा देखिएगा, इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करेगा, एक जिले की जनसंख्या इतना है जिसमें से 16,400 पुरुष से 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बोलो कैसे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा? जब भी जानते हो, जब आप डेविएशन पढ़ोगे ना, किसमें, जब एवरेज पढ़ोगे तो उसमें समझ में आएगा। यहाँ पे ये बोल दिया कि पूरा जनसंख्या दिया, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि 14% जनसंख्या साक्षर है, यानी पूरी जनसंख्या की बात कर रहा है कि मान लो एक ये पूरा जनसंख्या है, मान लो ये पूरा इसमें पूरी जनसंख्या है, इसमें 14% लोग साक्षर है, ठीक है, 14% पढ़े लिखे। और उसमें से ये बोला है कि जो 14% पढ़े उसमें से क्या है, 14% फिर महिलाएं भी साक्षर है। तो 14% तो ऑलरेडी सारे लोग हैं, जिसमें से महिलाएं भी 14% हो, तो बच्चा पुरुष, तो पुरुष भी 14% होगा, बात खत्म। क्योंकि ओवरऑल 14% है ना, तो सीधी सी बात 14% आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बट बोलोगे नहीं, बात एक काम करो भैया बनाओ, तो मैं बना देता हूँ, क्या दिक्कत है, बनाएंगे भी तो वैसे ही समझ में आएगा। देखो पूरा जनसंख्या कितना था भाई, 351,000 है। इसमें से भाई साहब क्या है, मेल भाई साहब है, तो इधर मेल ले लेते हैं, इधर फीमेल ले लेते हैं। ये मेल हो जाएंगे, ये फीमेल हो जाएंगे। तो मेल भाई साहब कितना है हमारा 14, उसके बाद से 000 घटा देंगे तो फीमेल आ जाएगा 30 आ गया। फिर देखो 11 में से 4 गया, 7 4 11, फिर कितना आ गया ये 4, फिर 14 में से 6 गया 8, इधर आ गया। अब मैं देखूंगा 2 में से 1 गया 1, यानी ये आ गया हमारा, ठीक है 187। देखो 000 फिर हो गया 7 4 11 हाथ मिला ले 8 14 15 हाथ मिला 1 2 1 3, ठीक है। अब देखो मैं इसका क्या करता हूँ, रेशियो जब लेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, मैं रेशियो ले लेता हूँ, ये कट जाएगा, ये 3 0 आपस में कट जाएंगे। देखो मेल का परसेंटेज कितना है पास होने का, 14%, ठीक है। ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 14% है। देखो मैं यहाँ पर डेविएशन लगाता हूँ, 14 से कितना ज्यादा है या कम है, तो 0, क्योंकि 14 के 14 के बराबर में है, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो मान लो 0 कितने पे, 164 पे, तो 0 ही होगा। और देखो यहाँ पर निकालना है तो 14% तो होगा ही होगा, क्योंकि इधर भी 14% होगा, 14% प्लस में कितना है भाई साहब, इधर तो 0 है, तो कोई बढ़ेगा ही घटेगा नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ऊपर कितना है भाई साहब, ये 0 हो जाएंगे, और 187 लोग हैं तो कट के सारे तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 187 में बढ़ता है, डेविएशन पढ़ोगे तो बचेगा कितना 14%, और यही पूछा है हमारा 14% आ जाएगा आंसर। 14 ऑप्शन नंबर। डेविएशन में क्या होता है कि मान लो इधर जितना संख्या ज्यादा होते हैं तो इधर आके हम लोग माइनस कर लेते हैं, इधर संख्या माइनस में होता है तो इधर संख्या प्लस में होता है, और जितने संख्या उसमें उतने में हम डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं, उतने में हम बांटते हैं। और जो अगर मान लो ज्यादा हुआ तो पूरा डेविएशन में ऐड कर देते हैं, पूरा एवरेज में ऐड कर देते हैं, कम हो तो पूरा एवरेज से घटा देते हैं। बट यहाँ पर 0 है तो 0 खत्म होकर डायरेक्ट 14% आ गया। तो ऐसे बना भी सकते हो, बाकी बहुत ईजी सवाल है। ऐसा सवाल कभी भी आए कि अगर टोटल जनसंख्या में इतना % पास है और उतना ही % मेरे या फीमेल में पास है, तो सेकंड वाला पूछा है तो सेम वही उतना ही % आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा सपना ने 20,900 रुपए साधारण ब्याज पर आंशिक रूप से 10% प्रति दर से और आंशिक रूप से 9% प्रति दर से निवेश किए। यदि उससे 5 वर्षों के बाद दोनों में निवेश समान ब्याज मिलता है, बस यही लाइन पढ़ना था। समान ब्याज पूछा है, देखो क्या कह रहा है, यदि 5 वर्षों के बाद दोनों निवेशों में से समान ब्याज मिलता है, यानी ब्याज समान है, यानी SI1 बराबर SI2 कर दो, बराबर निकाल दो। तो बोला है कि 10% प्रति दर से निवेश की गई राशि निकालना है। मान लो मेरा पहला X था, ठीक है, X पे इन्होंने क्या है 10% लगाया था, और समान ब्याज है, यानी समझो 5 साल के लिए भी लगाए थे, और दूसरा Y को इन्होंने कितना 9% पे लगाए थे, ये भी 5 साल के लिए लगाए थे। ये 5 लिखते नहीं है क्योंकि समान बोल दिया, ऐसे भी कट जाएगा। देखो ये 5% इधर से कट जाएगा, इधर तो ये आ जाएगा X इंटू 10% आ गया, और ये हो जाएगा Y इंटू 9% आ गया, बस। अब इसका मैं X और Y का रेशियो ले लूँ तो ये हो जाएगा X के सामने 9, Y के सामने 10। अब जो बोला है ले लेते हैं। तो बोला क्या है, इन दोनों ऐड करके कितना हो रहा है भाई 20,900 रुपए, ठीक है। परसेंटेज में कितना है तो 19%, यही तो बोला है।
कि यदि 5 वर्षों बाद दोनों निवेशों को समान ब्याज मिलता है तो 10% प्रति दर से निवेश की गई राशि निकालना है। इजी सवाल है, दोनों का ऐड कर दो, यानी जो 20,900 है हमारा, 20,900 है, 19 का मान है और पूछा किसका है 10% पे, 10% यानी कहीं ना कहीं इसका मान पूछा, x का मान पूछा है, तो x के सामने क्या है 9, यानी 9 का मान निकालना है। ऐसा भी जो भी ऑप्शन होगा 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं डायरेक्ट, 9 का ही पूछा है, करने की जरूरत नहीं है। 9 का क्या होता है निकालने का, संख्याओं का योग 9 होना चाहिए, 9 से कट जाएगा, ये 9 तो यहाँ से कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, खत्म। ये 9 ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, इसमें ये 9 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, इसमें 3 को 9 कट जाएगा, 8 बचा, ये भी नहीं कटेगा, तो यानी डायरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी। करने की जरूरत नहीं, ऐसे भी निकाल सकते हो, काट दो, 19 से कम 19, फिर यहाँ पे 19 से कम 19 डबल 0, तो 11,999 हो जाएगा, तो 11,999 से हमारा आंसर आ गया कौन, ऑप्शन नंबर सी। इजी सवाल था, इसमें बस बराबर करना था, क्योंकि 5 लिखने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हो, ये होता है मान लो कि निकालते हैं क्या, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो बटे में 100, तो 100 ऐसे भी कट जाएगा, 5 ऐसे भी कट जाएगा, तो बस ये होता है लाइन समझाने के लिए होता है, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं कि यहाँ पे 200 और 9 डायरेक्ट यहाँ पे 19 का मान दिया था और हमें निकालना कितना था, यानी 9 का मान निकालना था, 9 को मल्टीपल निकाल के सेकंड टर्म बना दिया। यही कब होगा, जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम है तो फिर फंस जाओगे, फिर आपको कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत ऐसे बच्चे तो यहाँ पे हो जाते हैं कि वहां पर डायरेक्ट क्या लगते हैं, अगर 10% बोला है तो वहां पर क्या 10 का मान ये वाला मान रख के निकाल लेते हैं, 10% इसका यानी x का मान पूछा है, 9 निकालना है, तो ये चीजें ध्यान देना होता है, छोटी मोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धनराशि पर 6.8% वार्षिक ब्याज दर से इतने वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, उसी धनराशि पर 9.60% वार्षिक ब्याज की दर से 6 से 2/3 वर्षों में देय राशि क्या होगी, देय राशि क्या होगी, यानी कहीं ना कहीं अमाउंट पूछा है। कभी भी अमाउंट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में ब्याज होता है, ब्याज या तो CI का होता है नहीं तो SI का होता है, वो डिपेंड करता है, इसमें पूछा गया। इसमें सिंपल इंटरेस्ट की बात होता है तो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी भी अगर मान लीजिए SI निकालते हैं तो डायरेक्ट क्या होता है RT%, क्योंकि हमें मालूम है P इंटू RT% होता है, तो P 100 काट देगा, क्योंकि परसेंटेज में P अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने 6.8% दे दिया है, तो 6.8% इंटू में टाइम से गुणा कर देंगे तो 8 से 56 और 4 60/7, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा, 10 काट देगा 6 बार में, ये तो 8 6 48 के 8 हाथ में 4 छछाएगा 36 और 4 40 डिवाइड बाई 7, यानी कहीं ना कहीं कितना आ गया, परसेंटेज में आ गया कितना 408/7, बट इन्होंने कितना दिया वैल्यू में, यानी 7344 का मान आ जाएगा, जिनका वैल्यू में दिया है कितना, ये हो जाएगा 408/7, तो इसको ऊपर में लिख देता हूँ इंटू में 7, ताकि कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होगी। चलिए ये हो गया, अब निकालना क्या है वो देख लेते हैं। इन्होंने ये बोला है क्या कि उस धनराशि पर 9.7% वार्षिक ब्याज दर से इतना वर्षों का देय राशि कितना होगा, तो फिर इसको गुणा करते हैं, 9.7 को गुणा करते हैं 6 18 और 2 20/3 से, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, ये 20 कट जाएगा, ये 2 बार में 97 का 2 गुना, ये हो जाएगा 7 दूना 14 हाथ में 1 9 दूना 18 और 1 19, 194/3, ये आया हमारा क्या SI यानी RT%, बट हमें क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट लिए क्या करेंगे प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल के लिए अपने आप में 100% होता है, तो इसमें क्या करेंगे 100 ऐड कर देंगे, तो ये करेंगे तो 300 एक 494 में आ जाएगा कितना 494/3, इसी का मान निकालना है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे क्या 494/3, 494/3, तो इसको अब मिटाते हैं, अब अपना कैलकुलेट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, अब इसको मैं काटूं, देखिए इसको मैं 2 से काटता हूँ, 2 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 204, अब इसको मैं 2 से काटूंगा तो 2 दूना 4, फिर 2 चौका 8, 1 214 यानी 247, अब इसको 3 से इसको काट दो, 3 दूना 6, 1 3 चौका 12, फिर ये हो जाएगा 14, 3 चौका 12 3 8 24, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए अगर आप प्यार से देख रहे होंगे ना तो एक चीज दिख रही होगी, क्या है 204 डायरेक्ट कट जाएगा, अगर मान लो मैं 10 बार जाता हूँ तो 20 80 यानी 12 से गुणा करके 12 चौका 48 हाथ में 4, फिर 4 आएगा 12 दूना 24, तो डायरेक्ट इसको मैं काट सकता हूँ क्या 12 से, तो ये 12 से डायरेक्ट कट जाएगा। अब देखो अब सारे का यूनिट डिजिट देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट चेक कर लेता हूँ। अगर यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ 12 को मैं 7 से गुणा करता हूँ तो 12 7 कितना होता है 84, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, फिर 4 को मैं अगर 7 से गुणा करता हूँ 4 से तो 7 चौका 28 यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा, और यूनिट डिजिट 8 होगा एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको विश्वास नहीं है तो आप गुणा कर लेना, आपका आंसर भी यही आएगा सेम, मैंने यूनिट डिजिट से निकाल दिया। अब आपको गुणा करना है 12 इंटू में 7 इंटू में 247 से, आप गुणा करोगे तो सेम यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मैंने यूनिट डिजिट निकाल दिया, 12 से 84 यानी 4, और 4 में 7 से गुणा करो 7 चौका 28, और ऑप्शन लास्ट में एक ही ऑप्शन है जो सी नंबर ऑप्शन है, उसमें लास्ट में यूनिट डिजिट में 8 है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सवाल है, इसमें कैलकुलेशन था, अगर कैलकुलेशन आपको है, आपके पास कैलकुलेशन स्पीड तेज है तो आप बहुत कम समय में इसको बना पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है जिसान 294 किलोमीटर 42 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और अगले 210 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और इसके बाद 330 किलोमीटर 66 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा करता है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, निम्न इतना स्थान तक निकालना है। सीधी सी बात है, ये क्या है, एवरेज स्पीड का सवाल है। ठीक है, सीधी सी बात है, एवरेज स्पीड का औसत है। तो हम निकालेंगे एवरेज स्पीड का पहले फॉर्मूला क्या होता है। अगर एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में होता है टोटल टाइम, यानी जितना उसके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस और कितना टाइम लगा है उतना डिस्टेंस में तय किया गया, उसी का हम निकालते हैं तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाता है। एवरेज यानी स्पीड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टोटल डिस्टेंस और टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस तो निकल गया क्योंकि सारे लोगों का डिस्टेंस दिया। पहले का डिस्टेंस देखिए 294, फिर दूसरे का 210, तीसरे में इन्होंने क्या दिया है 330। सारे डिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं पहला, उसके बाद डिस्टेंस जैसे जैसे लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 294 प्लस में हो जाएगा 210 प्लस में 330। अब टाइम निकालना है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यानी डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करें तो टाइम आएगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। डिस्टेंस 294, स्पीड 42 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले एक लाइन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 294 डिस्टेंस है, स्पीड क्या है 42। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लस, फिर उसके बाद से 210 क्या है डिस्टेंस है, स्पीड कितना है 30, फिर आ गया प्लस, फिर 330 क्या है डिस्टेंस है, स्पीड कितना है भाई साहब हमारा, तो 66 किलोमीटर। बस अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ऐड करते हैं, 0 0 ऊपर आ जाएगा 4, 3 1 4, 9 4 13 हाथ में 1, यानी 4 2 6 और 2 8, यानी आ जाएगा 834। और इसको काटो तो ये डायरेक्ट कट जाएगा कितना बार में, तो 7 दूना 14, 7 चौका 28, यानी 7 बार में कट जाएगा। ये भी 1 0 से, ये भी 3 से, यानी 7 बार में। ये 66 का देखो, 66 का कितने गुना होता है, तो 5 गुना। ठीक है, 6 5 30, 6 यानी 5 गुना हो गया। तो टाइम कितना देर लग गया, 7 7 14 और 5 19, यानी 19 आवर क्या हमारा लग गया टाइम। अब देखो इसको हम निकाल लेंगे और हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड कर सकता हूं, देखिए डिवाइड करने का तरीका क्या हो सकता है। यानी 330 किलोमीटर जा रहा है 66 के स्पीड से, तो यानी 5 ये लग रहा है, 294 यानी 7 दूना 14 हाथ में 1, 7 चौका 28 1 29। ठीक है, अब 19 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए तो ये हो जाएगा 19 चौका 76। ठीक है, हाथ में आ गया कितना 19 चौका 76 और आ गया 4 और 3 7, यानी 74, यानी 19 चौका 76, यानी कहीं ना कहीं 44 बार में तो नहीं जाएगा, यानी सीधी सी बात है 43 बार में जाएगा। 19 3 57, फिर 43 पॉइंट, और 43 पॉइंट से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आगे करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमने निकाल दिया, पहले टोटल डिस्टेंस निकाल दिया, फिर हमने स्पीड से डिवाइड करके हम टाइम निकाल दिया। टोटल टाइम ऐड किया, 19 घंटा लग रहा है, इतना डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट टाइम बराबर डिस्टेंस अपन में स्पीड आ गया 43 पॉइंट समथिंग आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में। इस सवाल में कैलकुलेशन था, बाकी एवरेज स्पीड का सवाल था, तो ईजी में बन गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक कस्बे का वर्तमान जनसंख्या इतना है, यह 2 क्रमिक वर्षों में 25% 60% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है, तो तीसरे वर्ष का अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या है। पहले हम इसको एवरेज रेशियोस बना लेते हैं। इधर हो जाएगा प्रेजेंट, इधर हो जाएगा 2 साल के बाद वाला। ठीक है, तो देखो अगर मैं प्रेजेंट में दिखा लूँ तो प्रेजेंट में पहले क्या है, 2 वर्षों पहले हो रहा है 25% वृद्धि, दूसरे में क्या है 60%। 25% का फर्क समझ ले 1/4, यानी कहीं ना कहीं कोई चीज 4 से 5 हो रही है। और उसके बाद से 60% का होता है 6/10, यानी कितना 3/5 बोल सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं 5 से 8 हो रहा है। और देखो ये 2 साल तो बढ़ गया, और तीसरे साल में क्या हो रहा है भाई साहब, लेकिन तीसरे वर्ष में 50% घट जाती है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कहीं ना कहीं 2 से 1 हो जा रही है। बस ये हमारा प्रेजेंट की बात हो रही है और ये हमारा पास्ट की बात हो रहा है। ठीक है, अब देखिए क्रमिक जो वर्षों में क्या आ रहा है, 2 क्रमिक वर्षों में इतना इतना बढ़ रहा है, पास्ट की नहीं बात, मतलब आगे 2 फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ पर फ्यूचर लिख दो, बढ़ रहा है यानी PF लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा, यहाँ पर पी की बात हो रही है। अब देखो ऐसे करते हैं, अगर मान लो इसको डायरेक्ट हम यहाँ गुणा कर लेंगे तो 5 का 20 दूना 40 और 1 8 पे 40, तो ऐसे भी तो कट जाएगा डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट 1:1 आ गया, तो कहीं ना कहीं 1 का वैल्यू इन्होंने कितना दे रखा है, तो 12 0 14, और 1 का निकालना है, तो सीधी सी बात वही है, उतने बार भी 12 0 14 ही होगा, 12 0 14 का है, तो ऑप्शन नंबर ए। कुछ था ही नहीं, क्योंकि प्रेजेंट हमारा रेशियो में निकाले तो ऐसे भी कट जाएगा। बाकी आप काटना है तो ऐसे भी काट सकते हो, ये 5 से ये 5 खत्म। अब देखो ये 4 दूना 8 है, ये भी खत्म, तो डायरेक्ट 1 1 रेशियो आएगा। 1 का वैल्यू 12 0 14 है, तो इसी का वैल्यू निकालना है 12 0 14। तो लल्लू सा सवाल है, इस सवाल में कुछ दम नहीं था, बस खाली घुमाया था लैंग्वेज देके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये हमारी रेलवे गणित ग्रुप डी के गणित का बुक है। इसका हम ऑलरेडी
पहला वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है जल्द, उसका परसेंटेज का मैंने 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके इसको AR पब्लिकेशन पर डाल दिया है। AR पब्लिकेशन पर इसकी कंप्लीट में इस बुक का सॉल्यूशन कराऊंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊंगा वहाँ पे 1 शॉट वीडियो के हिसाब से, क्योंकि एक टॉपिक आएगा उसमें 1 शॉट वीडियो, यानी एक टॉपिक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कम समय में है तो जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर कर लेंगे, तो इस बुक से को मैं पूरा वहाँ पे कवर कराऊंगा। अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो ये बुक आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, बहुत मिनिमम रुपए में, करीब ये 125 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगी। इतना बेस्ट क्वालिटी के साथ और इतना बढ़िया कंटेंट के साथ ये बुक आपके घर पे पहुंच जाएगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है, कोई इशू है, मतलब मान लीजिए कि आपके पास इतना क्षमता नहीं है कि आप बुक मंगा पाएँ, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको क्या, इसका हमने PDF दे दिया है। तो आप PDF जाइए, हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले चैनल पर, तो उस पर हमने इसका PDF भी दे दिया है, तो आप PDF निकाल के पढ़ सकते हैं। लेकिन है आपके पास ऐसा लग रहा है कि मैं PDF लेकर और जाकर PDF प्रिंट आउट करके पढ़ूँ, तो उससे बेटर है ये बुक मंगा लीजिए, क्योंकि 200 पन्ने की बुक है, अगर PDF भी निकलवा जाओगे तो 200 रुपये लग जाएंगे और 125 रुपये में ये बुक आपके पास पहुँच जाएंगी। तो ये बुक आपके पास होना आवश्यक है, मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूँ। इसका भी हमने PDF दे दिया है, तो आप PDF से पढ़ सकते हो, बाकी ये बुक मंगा सकते हो। और इसका हम लोग जल्द ही PDF देने वाले हैं। अब ये कब देंगे इसका PDF, तो जब ये मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले पे 22 लाख कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने इसका PDF फ्री में दे देंगे। इसका भी हम लोग को PDF ने ऑलरेडी दे दिया है फ्री में, वो आप मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले चैनल पर जाओगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप यहाँ PDF से पढ़ सकते हैं। बाकी इस बुक को आप मिनिमम प्राइस पे मंगा के आप अपने हाथ से बुक पे चीज़ों को सोल्यूशन करके आप बना सकते हैं, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 195 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से समान दिशा में चल रही है, यानी सेम डायरेक्शन। देखो समान दिशा, यहाँ पे मैंने जब पढ़ूंगा कि समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 13 सेकंड में पार करती है। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मैं चल रहा हूँ आराम से ऐसे ट्रैक पे, एक हमारी बाइक से इधर ट्रेन से आ रही है, इसी दिशा से इधर भी निकल रही है, मैं ट्रैक के साइड से चल रहा हूँ और ये ट्रेन चल रही है, यानी समान दिशा में दोनों लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रही है 255 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगी। ये रेलगाड़ी तो एक चली रही थी, ठीक है, मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, इधर से चल रहा हूँ, इधर से रेलगाड़ी चल रही है, बट विपरीत दिशा में उधर से एक और ट्रेन आ रही है, तो जो ट्रेन आ रही है इस ट्रेन को पार करने में उसको कितना समय लगेगा, कब, जब पूरा ट्रेन आपस में पार हो जाएंगे, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, हम सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ पर 2 केसेस बन रहा है, एक तो सेम डायरेक्शन का बन रहा है, एक अपोजिट का बन रहा है, तो ध्यान से आप लोग समझना है। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, पहले तो यहाँ पर मैं पहले का क्या निकालता हूँ, क्योंकि पहले का हमें स्पीड नहीं मालूम है कि पहले का स्पीड क्या है, पहले ट्रेन का स्पीड निकालूंगा तभी तो दूसरे ट्रेन से हम कंपेयर करूंगा, तो पहले का स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बट देखो यहाँ पे एक आदमी का स्पीड दे दिया है और मेन का स्पीड दे दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गति से समान दिशा में चल रहा है व्यक्ति, यानी मेन का स्पीड दे दिया है, तो सबसे पहले ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा तभी तो मेन को पार करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम S1 माइनस S2 करेंगे। वो किस केस में करेंगे, क्योंकि ये समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, इधर से भी ट्रेन जा रही है, इधर से मेन जा रही है, तो S1 माइनस में S2 हो जाएगा। और वहीं अपोजिट डायरेक्शन की बात होती, इधर से जाती तो S1 प्लस में S2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्पीड घट जाएगा, तो हम यहाँ पे स्पीड निकाल लेंगे, तो स्पीड निकालने का तो ये हो जाएगा, मान लो ट्रेन का स्पीड x मानता हूँ तो हमारा स्पीड 5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है मीटर प्रति सेकंड में, और ये हमारा है किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, बड़ा से छोटा जाने नहीं 5/18 से कर लेते हैं, बराबर में डिस्टेंस इन्होंने दे ही दिया है, डिस्टेंस 195 है, और टाइम कितना ले रहे हैं भाई साहब, तो 13 सेकंड। बस अब हम यहाँ से काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको काटूँ तो इसको मैं काटूँ 5 से काटूँ, 5 से काटो, ये कट जाएगा डायरेक्ट कितने बार में, तो 5 3 15 4 5 9 45 39 बार में कटेगा। ठीक है, 39 बार में कट जाएगा, और उसके बाद से में ये तो कटेगा नहीं 18, ठीक है, ये 13 से कट जाएगा, 13 3 39, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट उधर जाके ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर में 18 3 54। ठीक है, 18 3 54, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा कितना, 59 किलोमीटर पर आवर। तो x का स्पीड, ट्रेन का स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा लाइन इन्होंने क्या बोला है। दूसरा लाइन ये बोला है कि रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 76 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 255 मीटर अन्य रेलगाड़ी पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। समय निकालना है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का समय निकालने के लिए क्या होता है, टाइम। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और डिस्टेंस क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस यहाँ पर दोनों ट्रेन का डिस्टेंस आएगा, क्योंकि पहले ट्रेन भी पार करेगी और दूसरी ट्रेन पार करेगी, यानी आपस में दोनों पार करेंगे, यानी अपने आप का जो इन लोगों का जो डिस्टेंस होगा, यानी इन लोगों का जो भी डिस्टेंस होगा ये आपस में पार करेंगे, इनका भी जो इन लोगों का लंबाई है ये पार करेंगे आपस में, तो वो क्या हो जाएगा, इनका डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमेशा डिस्टेंस ऐड होता है, तो डिस्टेंस में कुछ नहीं होता है, d1 प्लस d2 कर देते हैं, यानी डिस्टेंस ऐड होता है। ठीक है, अपोजिट की बात हो या सेम डायरेक्शन की बात हो, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। बस आपको
किस में ध्यान देना है, तो स्पीड में ध्यान देना है। तो डिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, तो डिस्टेंस पहला का डिस्टेंस कितना है 195 और दूसरे का डिस्टेंस कितना है 255 और डिवाइड बाई टाइम स्पीड। स्पीड पहले का स्पीड कितना है भाई साहब 59 किलोमीटर, दूसरे का स्पीड कितना इन्होंने दे दिया है 76 किलोमीटर। बट बात क्या बोला है अपोजिट, तो दोनों अपोजिट बोला तो ऐड होगा, तो 59 प्लस में क्या हो जाएगा 76 ऐड हो जाएगा। निकालते हैं, हमें देखिए सेकंड में निकालना है, तो ये हमारा क्या है ऊपर वाला मीटर में है किलोमीटर में, तो इसको भी हम क्या करेंगे मीटर में बदलेंगे। तो ऊपर ऐड कर लेते हैं 5 5 10 हाथ में 1, 9 5 14 1 15 हाथ में 1 और 3 और 1 450 और इसको ऐड करते हैं 9 6 15 हाथ में 1 7 5 12 और 1 13 135 किलोमीटर पर आवर में। तो इसको बड़ा छोटा में जाना है नहीं 5/18, तो 18 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, बस यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं काटूँ मान लो 15 से काटूँ 15 3 45, ये 15 9 135, फिर 9 से कट जाएगा 18 2 बार में, फिर 5 से कट जाएगा ये 6 बार में 6 5 30, यानी कहने का 6 दूना 12 सेकंड लगेगा इसको पूरी तरीके से पार करने में। 12 सेकंड का है तो ऑप्शन नंबर डी, समझे। तो ये सवाल था, काफी अच्छा सवाल था। पहले तो यहाँ से हम स्पीड निकाले, फिर उसको वैसे दोनों का डिस्टेंस ऐड करके दोनों का फिर स्पीड ऐड करके फिर उनका स्पीड हम चेंज किए, चेंज करने के बाद से हमारा आया 12 सेकंड। तो अच्छा सवाल था, इसमें 2 बार निकालना था, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कह रहा है पाइप की एक टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में भर सकता है, ठीक है, और पाइप क्यू उसी टैंक को 2/5 भाग 28 घंटे में भर सकता है। पी और क्यू दोनों को 7 घंटे तक खुला रखा गया, ठीक है, फिर दोनों को बंद कर दिया गया, फिर आर को खोला गया और उसने टैंक को 8 घंटे में खाली कर दिया। तो पाइप पी और क्यू और आर मिलकर खाली टैंक को कितना समय में भरेंगे। बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो यहाँ पर लास्ट में ये बोला है क्या, कि ये बोला है कि पाइप पी क्यू और आर मिलकर खाली समय में कितना समय भर पाएंगे। यहाँ पर पी का मान दे दिया है कि 5/7 भाग में 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, क्यू उसी को 2/5 भाग 28 घंटे में भर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें आर का मान निकाला है कि आर का निकालना है, आर का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे अगर मैं देखूँ कि पी का क्या है 5/7 भाग, यानी पी का मैं निकालूँ तो ये 5/7 भाग कितना दिन में भर रहे हैं 30 घंटे में। तो टोटल इनका मान कितना आएगा, तो 5 6 30 है, या डायरेक्ट ये कट जाता है 6 बार में, तो 7 6 42, यानी पी का मान 42 आ गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ पी का मान 42, इतना लेमझम करने की जरूरत नहीं है। तो पी का मान आ गया 42, यानी समझो 42 घंटे में भर सकते हैं। और क्यू 2/5 भाग 28 में दो कट जाएगा 14 बार में, 14 5 70, यानी क्यू का मान आ गया 70। अब ये आपस में दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगो तो निकालो इसको, और मान लो 14 3 42, इसमें 14 5 70, तो 14 14 हो जाएगा, हो ही जाएगा। और 14 3 42 और 5 3 15, ठीक है, तो 14 × 15, तो 15 चौका 60 की जरूरत में 6 और 15 6 21, यानी 210, 15 6 21, यानी इनका कितना आ गया एलसीएम 210 आ गया। जब 210 आ गया तो 42 का 5 गुना होता है 210 और 70 का 3 गुना, यानी एफिशिएंसी आ गया। पी का एफिशिएंसी 5, क्यू का एफिशिएंसी 5 3। समझो कि अगर मान लो कि अगर पी 1 घंटे में 5 भर रहा है तो क्यू 1 घंटे में 3 भर रहा है। बट यहाँ पे ये बोला है क्या, अगला लाइन पढ़ते हैं, और बोला क्या है कि पी और क्यू दोनों 7 घंटे तक खुला रखा गया। 7 घंटे तक इन लोगों को खुला रखा गया। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं भाई साहब 8, तो 7 घंटे में कितना भर देंगे 56, यानी 56 भर देते हैं। जब ये भर जाता है तो फिर बोला है, आगे लाइन देखिए, फिर उन्होंने बोल दिया क्या, फिर बोला फिर दोनों को बंद कर दिया गया, यानी 56 भरने के बाद से बंद कर दिया गया और फिर आर को खोल दिया गया। आर को खोल दिया गया, जब दोनों को बंद कर दिया जाएगा तो आर को खोल दिया जाएगा और आर 8 घंटे में खाली कर देता है, यानी जो 56 भरा है उसको कितना देर में खाली कर दे रहा है 8 घंटे में। तो डिवाइड बाई 8 कर देंगे इसको, यानी आर का मान आ जाएगा 8 7 56, यानी आर कितना एक बार में कितना खाली कर रहा है 1 घंटे में, तो 7 खाली कर रहा है, यानी माइनस से डिनोट कर देता हूँ कि 7 खाली कर रहा है। 1 घंटे में भाई साहब 5 भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं और आर 7 घंटे खाली कर रहे हैं। अब यही पूछा है कि पाइप पी क्यू आर मिलकर टैंक को कितने समय भर देंगे। पूरा टैंक का क्षमता कितना है 210 और तीनों लोग भर रहे हैं, तो ये 5 और 3 कितना होता है 8, ये 8 भर रहे हैं, एक ये खाली कर रहा है, यानी कितना भर रहा है 1 घंटे में 1 भर रहा है, यानी डायरेक्ट 1 से काट दो, यानी 210 घंटे में क्या हो जाएगा हमारा टैंक को भर सकते हैं, यानी 210 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर है। तो ये सवाल था, इस सवाल को यहाँ समझना था कि पहले मान लीजिए पी और क्यू दोनों मिलकर 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है, 7 घंटे काम करते हैं, 8 की एफिशिएंसी यानी 56 भर देते हैं। जब 56 भर जाता है तो दोनों भाई लोग इधर बोलते हैं कि ये काम करो, तुम लोग रुक जाओ, इन लोगों को बंद कर दिया जाता है। तो जो भरा रहता है फिर आर भाई सब को खोल दिया जाता है, जो काम करते हैं खाली करने के लिए। तो 56 यूनिट जो भर रहता है वो 8 घंटे में खाली कर देते हैं। तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहे हैं, यानी 7, तो आर का मान आ गया 7, यानी 1 घंटा में आर 7 भर रहे हैं, पी भाई खाली कर रहे हैं, आर 7 खाली कर रहे हैं, पी 5 भर रहा है, क्यू क्या कर रहा है 3 भर रहा है, यानी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 1 घंटे में 8 भर रहे हैं और 1 घंटे में 7 खाली कर रहे हैं। तो ओवरऑल 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, तो 1 भर रहा है और 210 भरना है, तो 210 डिवाइड कर देंगे, आगे आंसर आ गया। तो अच्छा सवाल था, थोड़ा लॉजिकल सवाल था, समझना था।
आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा है P की वर्तमान आयु का 7 गुना Q की वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। यहाँ पे देखिए P का वर्तमान आयु का 7 गुना से बोला क्या है, Q के वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। 46 अधिक है, इधर जब 46 अधिक तो इसमें ऐड कर देंगे बराबर करने के लिए, 46 अधिक है। मैं ऐसा क्या बोलता हूँ, मान लो कि P का मैं परसेंटेज P मान लेता हूँ और Q का परसेंटेज Q मान लेता हूँ, ठीक है, P और Q, ताकि समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे जैसे बोला था वैसे मैंने लिख दिया क्या कि P के वर्तमान आयु का 7 गुना Q के वर्तमान आयु से 46 वर्ष अधिक है। P के वर्तमान आयु का 7 गुना Q का 46 वर्ष अधिक है, बराबर है, तो मैंने बराबर कर दिया। इसको चाहोगे तो आप इक्वेशन भी बना सकते हो, कैसे बनाओगे देखो, ये हो जाएगा 7P और इधर माइनस ला लो Q बराबर में 46, तो ये अपना इक्वेशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8 वर्ष बाद, यानी 8 वर्ष बाद, यानी सीधी सी बात है क्या हो जाएगा P + 8, यानी P को मैंने माना है तो P + 8। 8 वर्ष बाद Q की आयु का 6 गुना, उसी समय P की आयु के 6 गुने से 24 वर्ष अधिक है, यानी इसके 6 गुने से जो हमारी Q का आयु यानी Q + 8 हो जाएगा कितना, Q 8 वर्ष बाद Q का आयु का 6 गुना से, ठीक है, Q का आयु के 6 गुना से कितना वर्ष अधिक है, 24 वर्ष कम होगा। तो मान लीजिए अगर मैं इधर लेके आता इसको, जब इधर लेके आता तो माइनस में होता, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले Q की बात किया था, ठीक है, पहले Q की बात की कि 8 वर्ष बाद Q की आयु का 6 गुना, उस समय P की आयु का 6 गुना से 24 वर्ष कम होगा। बट यहाँ पे मैंने P को इधर लाया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसका, कितना ऐड करेंगे इन्होंने, तो कितना बोला है भाई साहब, 24 वर्ष कम होगा, तो यानी हम 24 वर्ष ऐड कर देंगे बस। अब जैसे बोला फिर इसका इक्वेशन ले लेते हैं, ये हमारा इसको मान लो मैं 6P और 8 6 कितना हो जाएगा 48, फिर ये जगह बराबर में 6Q प्लस में 48 प्लस में 24, ठीक है, तो इधर ले लेते हैं 6P प्लस में 48 माइनस में 6Q माइनस में 48 बराबर में 24, ठीक है। अब देखो ऐसा होगा कि ये प्लस माइनस 48 खत्म हो जाएगा, ये 6P और 6Q बराबर 24, तो 6 कॉमन ले लेता हूँ तो P माइनस Q बराबर में 24 हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो ये हो जाएगा P माइनस Q बराबर में 4, P माइनस Q बराबर 4 है, यहाँ पे क्या है 7P और माइनस में क्या है Q बराबर में 46। तो ऐसा क्या करता हूँ, निकालना क्या हमें, तो Q का वर्तमान है, यानी Q का निकालना है, ठीक है, तो Q का निकालना है, तो ऐसा करूंगा मैं, चलो Q का निकाल लेते हैं, Q का निकालना है तो यहाँ से Q खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से Q को पहले खत्म कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे माइनस करूँ यहाँ पे प्लस करूँ तो ये तो खत्म हो जाएगा, यानी कि माइनस 6P बराबर में हो जाएगा कितना, माइनस का, अगर ये हमारा 4 तो माइनस का हो जाएगा 42, तो ये खत्म हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे P बराबर आ जाएगा 42/6, यानी P बराबर में आ जाएगा 7। हमें निकालना है Q का मान, ठीक है, तो P बराबर में 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा हमारा P माइनस Q बराबर 4, यानी P माइनस Q बराबर में 4 है, तो P का मान रखा हूँ मैं 7 माइनस Q बराबर में 4, तो ये देखो इधर आगे क्या करें, या तो इसको मैं उधर भेज दूंगा तो इधर घट जाएगा, सीधी सी बात होती है 7 माइनस 4 बराबर Q हो जाएगा, तो Q का मान डायरेक्ट आ जाएगा Q बराबर में 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत मैंने एक एक स्टेप लिख के लिखा है, इतना स्टेप लिखने की नीड नहीं था, डायरेक्ट आप कैलकुलेट करके इसमें से स्किप कर लोगे, डायरेक्ट इसका आंसर आया था। यहाँ पे आप क्या करते हैं, या तो 7P से यहाँ पे गुणा करके 7P को खत्म कर देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट Q का मान आता, बट लेकिन मैंने P का भी निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर P का भी पूछा होता तो P का हम निकाल देते कि हमारा P का 7 था और Q का 3 था, ठीक है। तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल होता है, इसमें ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, जैसे जैसे बोला होता है वैसे वैसे पढ़ते जाओगे अपना आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति दर्शनीय स्थल तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर गति बनाए रखते हुए प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, इस प्रकार उसे कुल 5 घंटे 30 मिनट लगता है। पहले भाई साहब पैदल जाते हैं और उधर से क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, और उधर से क्या करते हैं भाई साहब, कार से आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनको कितना देर लगता है, पैदल जाते हैं कार से आते हैं तो टोटल लगता है 5 आवर 30 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, कह रहे हैं क्या हो, आगे पढ़ लेते हैं। फिर कहते हैं कि दोनों ओर गाड़ी चलाने से पर उसे 3 घंटे का लाभ होता है। अब ऐसा करते हैं कि दूसरी बार जब वो जाते हैं तो इधर से गाड़ी से भी जाते हैं, आते भी गाड़ी से, तो 3 घंटे का लाभ होता है। 3 घंटे का लाभ होता है यानी क्या, कि अगर दोनों यानी 2C यानी जाते हैं और कार से आते हैं तो 3 घंटे का लाभ होता है, यानी 2 आवर 30 मिनट। अब इसका मतलब क्या समझे, मैं हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ से कहीं जाता हूँ तो मेरे को 10 घंटा लगता है, ठीक है, पैदल जाता हूँ तो 10 घंटा लगता है। फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं बाइक से जाता हूँ, जब मैं बाइक से जाता हूँ तो मेरे को 5 घंटा कम लगता है, यानी 5 घंटे का लाभ होता है कहीं ना कहीं, यानी 5 घंटा बच जाता है। तो वही बात है कि इनको 3 घंटे का लाभ होता है, यानी 2 घंटे 30 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या है सवाल में, वो देख लेते हैं। तो समान गति से दोनों ओर चलने में कितना समय लगता है, यानी मान लीजिए समान गति से दोनों ओर पैदल इधर से जाते और आते तो कितना गति यानी कितना समय लगता है। चलिए
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर 2c है तो पहले हम क्या करते हैं c यानी कार काटा देंगे तो पैदल का मान आ जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 2p प्लस 2c बराबर में 11 हावर। फिर नीचे हो जाएगा, अगर मान लो कि ये हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2c हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा क्या 2 हावर 30 मिनट। ठीक है, और बस बराबर कुछ नहीं करना है, यहाँ से कर देते हैं माइनस 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 करेंगे तो ये क्या होगा, ये 2c खत्म हो जाएगा, 2p बचेगा बराबर में 11 हावर 30 मिनट से अगर 2 घटा हो तो डायरेक्ट 11 में से 9 यानी 8 हावर 30 मिनट लग जाएगा। यानी दोनों और क्या कर रहे हैं, पैदल जा रहे हैं तो उनको कितना लग रहा है, 8 हावर 30 मिनट का है तो 8 हावर 30 मिनट ऑप्शन नंबर बी। दोनों और पैदल जा रहे हैं तो कितना लग रहा है उनको, 8 हावर 30 मिनट। तो इजी सवाल था, इस सवाल में ज्यादा कुछ दम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ऐसे सवाल को हम अप्रोक्सीमेट से बनाते हैं, बहुत कम समय में बन जाता है। देखिए पहला क्या है, मान लीजिए 37/76, अगर मैं देखूं, ठीक है मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद ये होगा 43/65, फिर उसके बाद से 35/72, ठीक है 3 हो गए, और एक और यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये होता है 50/60। अब देखो अप्रोक्सीमेट से अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालेंगे, कहीं ना कहीं देखो 37 का 2 गुना है, 2 गुना है, क्योंकि 37 गुना कितना होता है 78, तो ऑन एन एवरेज इसको हम लिख सकते हैं कि इसका 37 का 2 गुना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 पॉइंट कुछ, मतलब समझो कि 2 गुना है करीब में। वैसे में अगर इसको मैं निकालूं, अगर ये देखूं, इसका देखूं तो ये 43 से कितना है, मान लो 1/1 पॉइंट कुछ है समथिंग में, क्योंकि 43 का 2 गुना 86 होता है। अगर इसको देखो 35 का ये 2 गुना ये भी है, तो 1 पॉइंट में 2 गुना है, और ये 0 से 0 खत्म है 5 से, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट कुछ समथिंग। तो देखो ऐसे सवाल में अगर बड़ा पूछा है तो हमेशा जो नीचे वाला वैल्यू बड़ा होता है ना, तो ऊपर वाली वैल्यू छोटा होता है, तो नीचे वाला जिसकी बड़ा हो तो ऑटोमेटिक कट जाएगा क्योंकि वो छोटा आएगा। और हमें पूछा क्या कि सबसे बड़ा कौन है, तो ये 2 वाला ऐसे ही केस खत्म हो जाएगा, ये भी 2 वाला ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचे 2, एक ये बचा और ये एक बचा, इस दोनों को आपस में कंपेरिजन कर लेंगे। एक क्या है भाई साहब 43/65, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास 50/60, जिसको हम लोग इसको 0 काट सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो 5/6 हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे सवाल को हम कंपेरिजन में क्या करते हैं, इसका इधर गुणा करते हैं, इसका इधर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो ये जगह कितना 6×3 18 हाथ में ला ले, 6 को 24 और 1 25, और इधर करते हैं 50 25 हाथ में 2 और 6 25 30 और 2 32, और जो बड़ा होता है उधर ये सीन लगा लेते हैं। तो इसमें बड़ा कौन है भाई साहब, देखो तो ये 3 से 25 बड़ा है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी 5/6 बड़ा है, और 5/6 का है यानी 50/60, ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल को अप्रोक्सीमेट से ही बनाया जाता है, अगर अप्रोक्सीमेट से नहीं बनाएंगे तो आपका लंका लग जाएगा, ऐसे पूरा इसका बट्टा करके फिर बराबर करके गुणा करके बनाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे सवाल को हम अप्रोक्सीमेट से उड़ाते हैं, कम समय में आपका आंसर आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है मैंने 1200 रुपए में 2 पोशाक खरीदी, ठीक है भाई साहब, मैंने पहली पोशाक को 9% हानि पर और दूसरी पोशाक को 18% लाभ पर बेचा, यदि कुल मिलाकर मुझे न तो हानि हुई न तो लाभ हुआ तो पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। बस ये लाइन बना दिया, बहुत ईजी हो गया। क्या है, यदि कुल मिलाकर मुझे न तो लाभ हुआ न ही हानि, मतलब ना हानि में न लाभ हुआ, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, उसको बस कुछ नहीं करना है, तो दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं भाई सब लोग। तो पहला अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, x का 9% बराबर में है कितना, y का 18%, तो यहाँ से रेशियो ले लो भाई साहब, तो 9 से 2 बार में कट जाएगा, तो 1/9 y, x का मान कितना हो जाएगा 2, y का मान 1। तो पूछा क्या है, तो पहली पोशाक का क्रय मूल्य यानी 2 का मान पूछा है, 2 का मल्टीपल होगा, सारे ऑप्शन होगा। टोटल का मान कितना दिया है 1200, ठीक है, टोटल है कितना 2, 1 3 का मान है, पूछा क्या है तो 2 का मान, यानी डायरेक्ट कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 400 बार में, तो ये 2 का मान हो जाएगा 800, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। और वही पूछता नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं दिया होता तो हम बराबर नहीं कर सकते, दोनों को मैंने बराबर करके इनका सीपी निकाल दिया, सीपी निकालते ही अपना आंसर आ जाएगा भाई साहब। तो बहुत ईजी सवाल था, इस सवाल में थोड़ा दम नहीं था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर पर 11 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है भाई साहब, तो कितने वर्षों में अपने आप का स्वयं का 27 गुना हो जाती है। लो क्या है, लुल्लू सा सवाल है। देखो ये है क्या, 1 से 3 हो रहा है, हम ऐसे सवाल को क्या करते हैं बेस पावर करते हैं, यानी ये मान लो 3 का पावर 1 है जिसका वैल्यू कितना दिया है 11। अब बोला क्या है, ये कितने वर्षों में 27 गुनी हो जाएगी, 1 से यानी 27 गुनी। 27 गुनी को हम ऐसा 27 गुनी को क्या लिख सकते हैं, तो 3 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 का होल क्यों, क्योंकि हमें बेस पावर बराबर करना है, यानी 3 का होल क्यों। 1 का मान 11 दिया है तो 3 का मान कितना है 11 × 3 बराबर 33 वर्ष, और यही आंसर हो जाएगा हमारा 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। तो सीआई का सवाल बहुत ईजी होता है, बस हमको बेस पावर बराबर करना होता है कि बेस पावर इसको बराबर है और जिसका जितना पावर होता है उतना मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता सामान्य मूल्य की 15 पुस्तकों का प्रत्येक पैकेट खरीदने पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है और एक पुस्तक मुफ्त देता है, जिससे उसे 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के
से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। ऐसे सवाल को बहुत ईजी में बना लेते हैं, डायरेक्ट हम एमपी और सीपी बना लेंगे। ये होगा एमपी इंटू में सीपी, इंटू में क्या बोलता है। पहले देखिए यहाँ पे मैंने देखा क्या कि 15 पुस्तकों क्या पैकेट के खरीदने पर छुट्टियों के दौरान अंकित मूल्य पर 4% का छूट देता है, 4% का छूट देता है। तो समझो कोई चीज अगर मान लो अपने आप की कितना है 100 की है, समझो 4% की छूट देता है तो कितना में जाएगा 96 में जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि कितना कितना है, तो मैंने ऐसा एज्यूम करके ये देख लिया कि एमपी बराबर एसपी है, यानी सीधी सी बात है। अगर मान लो एसपी का कोई ये मूल्य नहीं दिया कि इतना परसेंट ये है छूट के बाद से जो आया, तो हमारा 100 का चीज अगर मान लो मैं 4% का छूट देना, मार्क प्राइस समझो कि 96 हो गया। समझो कोई का चीज 100 रुपये है, उसमें मैंने छूट देकर उसका मार्कअप बना दिया, नहीं वो इतना परसेंट छूट यानी 96। इसको मैं यहाँ पे काट के भी लिख सकता हूँ क्या, अगर 4 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 और 24 चौका 96, यानी डायरेक्ट 24/25। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है क्या कि 15 पुस्तकों खरीद पे एक मुफ्त देता है, यानी टोटल पुस्तक आप कितना लेके आए भाई साहब, तो 16 लेके आए, एक मुफ्त देता है। यानी मान लीजिए आप लेके कितना है 16, एक मुफ्त देने के बाद से आपके पास हुआ कितना, यानी 15, तो ये हो जाएगा 15/16। अब देखो इजकल टू में आपका लाभ कितना हो रहा है भाई साहब, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाभ नहीं ये बोला है जिससे क्या हुआ है 35% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, लाभ कितना होता है। अगर मान लीजिए कोई चीज अपने आप का क्या है 100, तो लाभ हो रहा है 35, यानी 135 का हो रहा है बस। अब इसको हम काटा कुटी करेंगे, हमारा आंसर आएगा। काटिए, काटू तो 15 से 9 बार में खत्म, ठीक है, 25 से 4 बार में खत्म, 4 से 4 बार में खत्म, 4 से 6 बार में खत्म, ठीक है। ये 2 3 6 और ये सॉरी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 3 9, तो डायरेक्ट ये आ गया हमारा क्या, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एमपी, ये हो जाएगा हमारा सीपी। तो एमपी का मान हो जाएगा 3 और सीपी का मान हो जाएगा 2। अब बोला है कितना परसेंट अधिक है, तो 2 की चीज 3 हो रही है, यानी कितने को 1 हो रही है, कितने पे 2 पे, इंटू में 100% कर देंगे, डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 50% अधिक है। तो 50% का है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो अच्छा सवाल था, बस समझना था कि क्या क्या बोला है, कितना परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, फिर उसमें जो छूट दे रहा है एक, यानी कहीं ना कहीं आप 16 वस्तु ले रहे हैं जिसमें से एक छूट यानी 15 का मान ले रहा है, फिर उसके बाद इतना का प्रॉफिट हो रहा है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है, ठीक है। अगले 10 मैचों में बल्लेबाज द्वारा औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन है, एवरेज का सवाल है, बना लेते हैं। 23 मैच में भाई साहब कितना रन बनाए हैं भाई साहब, और इनका 40 है, ठीक है। कह रहा अगले 10 मैचों में क्या औसत 16 है, यानी अगला 10 मैचों में औसत 16 है, और ओवरऑल इन्होंने क्या बोला है देखो, तो बोला सभी 33 मैचों में बनाए गए द्वारा, यानी सभी 33 मैच में इनका एवरेज क्या है, स्कोर बनाए। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या कि सबसे पहले मान लो मैं एवरेज 40 मान लेता हूँ, 40 से कितना कम है 0, यानी खत्म। ये 40 से कितना कम है भाई साहब, तो 40 से देखो तो 16 यानी 4 24 कम है, यानी -24 कम है, कितने भाई साहब इंटू में 10, ठीक है, यानी 240। तो यहाँ पे हो जाएगा 240 और डिवाइड बाई कितने लोगों में बटेगा, तो ये टोटल लोगों में बटेगा, यानी 33 लोगों में बटेगा बस। तो इसको मैं काटूं किससे, 3 से काट दूं तो 80/11, तो ये जो होगा 40 माइनस में 80/11, तो ये हो जाएगा 11 7 77, फिर 3 30, फिर पॉइंट 11 दूना 22, फिर हो जाएगा 8 80, 11 8 88, यानी ये घटाऊंगा तो 40 में से 7 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 33, 33 में से हो जाएगा तो 32 पॉइंट में आ जाएगा हमारा कितना 32.78, यही तो हो जाएगा 32.78 हमारा एवरेज हो जाएगा। 32.78 कहाँ है, तो 32.28 घटाना है ना, तो सॉरी 78 ना होगा 72 होगा, 32.72, ठीक है, 32.72 के करीब में होगा। 32.72 कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन है 32.72, यानी 73, यानी पॉइंट में आएगा, भाग करूंगा ना तो पॉइंट में आएगा। तो एवरेज का सवाल था, सबसे पहले दे दिया था कि 10 मैचों सॉरी 23 मैचों में इनका औसत रन कितना था 40 था, फिर उसके बाद अगले 10 मैचों में इनका कितना था 16 था, तो अगले 10 मैचों में 16 था। ओवरऑल पूछा है कि ओवरऑल 33 मैचों में इनका कितना है, ऐसे ही बना सकते हो क्या, ये इसको बनाने का तरीका ये होता है कि इसको गुणा कर लेते हैं, 23 इंटू में 40, फिर प्लस में 10 इंटू में 16 और डिवाइड बाई 33 करोगे, ठीक है, डिवाइड बाई 33 करोगे तो ऐसे आओगा, बट मैंने डेविएशन से बना दिया तो कम समय बन गया, बाकी आप ऐसे ही बना के आप निकाल सकते हो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा 625 रुपए की राशि एक बैंक में 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है, परिपक्वता के देय राशि 841 हो जाती है, तो निवेश की गई समय अवधि निकालें। समय अवधि निकालना है, टाइम निकालना है। कभी भी अगर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम निकालना होता है तो क्या बोलते हैं, पहले हम प्रिंसिपल और क्या अमाउंट का रेशियो लेते हैं, और जो आता है उसमें क्या हम रूट क्या या तो क्यूब रूट होता है या स्क्वायर रूट होता है, हम चढ़ा के उसका टाइम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए रूट इनका क्या दिया है, रेट कितना दिया है 16%, तो 16% का 16/100, इसको हम काटेंगे तो 4/25 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं बेस वैल्यू निकालो तो कोई चीज 25 से 29 हो जा रही है, और हमें इन्होंने पैसा में इतना ये दिया है 600
25 से 841 हो रहा है, तो हम इसका बेस वैल्यू निकालिए, ये बेस हो गया, अब इसका बेस वैल्यू हम निकालते हैं। देखिए पहले कितना था भाई साहब 625, ठीक है, और ये कितना हो जा रहा है 841। अब देखो ये ध्यान दो कि किसका, अगर मान लो कि x का अगर स्क्वायर का अगर मान आता है तो जो स्क्वायर है हमारा ये टाइम होता है। अगर मान लो x का q का मान आता है तो ये हमारा q है टाइम होता है, यानी कहीं हमारे 2 साल की बात कर रहा है या 3 साल की बात करता है, ऐसे सवालों में, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम ऐसे करते हैं। तो अगर मान लो, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अभी आप अगर थोड़ा सा बहुत स्क्वायर याद है तो आपको मालूम है कि 625 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है, तो 625 होता है। और यही देखो 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो 841 है। तो कहीं ना कहीं इसको ये डिनोट कर रहा है, इसको ये डिनोट कर रहा है, तो हमारा टाइम कितना है 2 साल, यानी 2 सालों में क्या चीज़ हो रही है, कोई चीज़ 625 से 841 हो रही है, तो टाइम ही निकालना था, ऑप्शन नंबर सी। बस, तो ये लल्लू सा सवाल था, इस सवाल में कुछ दम था ही नहीं, बस 625 और 841 में 25 का स्क्वायर 29 का स्क्वायर, बेस वैल्यू ने 16% दे ही दिया और हमारे निकालना आसानी हो गया। बस आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कह रहा है रमन की आय 44,000 है, वह अपनी आय का 18.5% का बचत करता है। यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है और खर्च में 40% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत क्या होगी। अब मान लो हमेशा क्या होता है, कभी भी हम इनकम में जब एक्सपेंडिचर क्या करते हैं ऐड करते हैं, सॉरी इनकम में नहीं, अगर मान लो हम क्या करते हैं सेविंग निकालना होता है तो हम इनकम में से क्या करते हैं एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, सेविंग आता है, ठीक है। अगर वहीं क्या करते हैं एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग लिखते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा इनकम आ जाता है। उसी पे सवाल है, अगर मान लो हमारा ये इनकम हो गया, ठीक है, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, ये हमारा सेविंग हो गया। लेट मैंने इनकम 100 माना, 100 माना तो ये बोला क्या कि अपने आय का 18.5% क्या करते हैं वो बचत करते हैं, यानी 100 में से 18.5% वो बचत करते हैं। तो खर्च कितना करते हैं भाई साहब, तो 100 में से 18 घटा तो 82 यानी 81.5 वो बचत करते हैं। बस अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं आगे, इन्होंने सवाल में क्या दिया, बोला क्या यदि उसकी आय में 17% की वृद्धि होती है, यानी उनकी आय क्या होती है 17% की वृद्धि होती है, यानी 100 में 17% की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगी 117। फिर बोला यार खर्च में 40% की वृद्धि होती है, यानी कहने 81.5 है, इसमें 40% की वृद्धि होती है, तो डायरेक्ट मैं 140% कर देता हूँ, यानी 100 की चीज है और इसमें 40 की वृद्धि यानी 140 हो जा रही है, तो इसको 10 से 10 खत्म, ये पॉइंट हटेगा तो ये 10 आ जाएगा। चलो उसको गुणा कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 14 5 70 की 0 हाथ में 7, 14 कम 14 और 7 21 के एक हाथ में 2, 14 8 112 और 2 112 2 114 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा भाई साहब, ये आ जाएगा हमारा 100, तो 10 से 10 खत्म, ये खत्म, यानी कहीं ना कहीं 111.114.1 बढ़ के होता रहा इतना, ठीक है। अब निकाल लेते हैं, अब पूछा क्या है इसमें, तो उसकी बचत, ये तो बोला है कि उसकी बचत क्या होगी, तो उसकी बचत निकाल लेते हैं। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारा सेविंग आएगा, यानी 117 में से ये घटाना है हमें, तो 117 में से अगर मान लो इसमें हम 0.9 ऐड कर देंगे तो 115 हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 2.9। अब पहला था 18.5, अब घट के कितना हो जा रहा है 2.9, तो घटा दो कितना हो रहा है भाई साहब, 18.5 में से अगर 2.9 घटाता हूं तो मैं, तो 15 में से 9 हो गया 6, फिर हो गया ये 7 में से 2 गया है 5, यानी ये 15.6, कितनी कमी हो रही है 15.6 की, यानी देखो यहाँ पे मैं देखूं तो कितनी कमी हो रही है भाई साहब 15.6 की, यानी उसके जो सेविंग में भाई साहब कितनी कमी हो रही है 15.6 की कमी हो रही है। बस अब देखो ये स्टार्टिंग में कितना माना था 100%, वैल्यू में कितना दिया है 44,000, तो कहीं ना कहीं जो 44,000 है भाई साहब हमारा ये 100 का मान है और हमें निकालना क्या है 15.6 का, तो इंटू में 15.6 का मान निकालना। बस अब देखो ये तो 100 इजी में काट देगा, बट यहाँ पर 15.6 देखोगे ना तो 15.6 में एक चीज आता है, अगर इसको मैं कैसे काटूं, देखो अगर मान लो ये पॉइंट हटाता हूं मैं, देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अगर 10 आएगा तो ये देखो ऊपर इसमें क्या है 44 आपके दिमाग में आते ही एक और चीज आ जाती है क्या, कि किससे कटेगा भाई साहब, या तो 4 से कटेगा या तो 11 से कटेगा, तो सबसे पहले 4 है यहाँ पे, तो हम क्या देख लेते हैं 4 देख लेते हैं। एक और चीज है यहाँ पे 18.5 से 2.9 हुआ है, यानी कहीं ना कहीं उसके क्या हुआ है बचत में क्या हुआ कमी हुआ है, तो हमारे सबसे पहले वृद्धि वाला जो ऑप्शन हुआ खत्म हो जाएगा, यानी वृद्धि वाला खत्म हो जाएगा, कमी हुआ है भाई साहब, क्योंकि पहले 18.5 था 2.9 हो गया, यानी कमी वाला। अब देखते हैं या क्या ये 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। अब 11 से देख लेते हैं, 11 का मल्टीपल क्या बोलता है कि इवन प्लेस को इवन प्लेस से ऐड करते हैं और ऑड प्लेस को ऐड करके दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और डिफरेंट या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ऐड करते हैं। देखिए ये हो गया 6 6 12 और 8 6 12, यानी 12 12 0, यानी ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, 11 से कट जाएगा। ये देखो 6 6 12 और ये 8, 12 और 8 का डिफरेंस 4, यानी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो आप इसको हम डायरेक्ट उड़ा दिए ऑप्शन से, क्योंकि यार कैलकुलेशन क्यों करें जब हमको मालूम ये चीज है कि ऐसे होगा, बट लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग बोलेंगे तो कैलकुलेट कर देंगे। देखो ये 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको करना है कितना 156 को मैं 11 इंटू 4 कर देता हूँ, पहले 4 से गुणा कर लेता हूँ, 4 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 15 चौका 60 और 2 62 इंटू में 11 कर लो, ये 4 4 और 2 6
6 2 और 8 और ये 68 64 होगा। देखो 68 64 की कमी हो रही है ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन बहुत ऐसे जरूरी होता है कि अवॉइड करना होता है, हर जगह कैलकुलेशन करना नहीं होता है, टाइम बचाना होता है। तो आप ऐसे मल्टीपल भी देख के आप ऑप्शन मार सकते हो। आओ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें से समझ में आ रही होगी। तो भाई वीडियो को लाइक करना है। इतना देर बोलते बोलते मुंह दुख जाता है लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पॉज ले लेके बोलना जाता है भाई, एक फ्लो में बोला जाता है तो मेहनत लगती है। तो इस मेहनत के लिए भाई साहब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन निकाल कर और इस वे में सोल्यूशन कराना थोड़ा लगता है अंदर से हिम्मत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना रुपए है और ब्याज का दर कितना 12% प्रति वर्ष है, तो जो वार्षिक रूप से संयोजित है तो राशि ज्ञात है। ये भी कोई सवाल है? यहां पे क्या बोला है देखिए, निश्चित दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज इतना रुपए है, ठीक है, और ब्याज का दर इन्होंने दे दिया है। परसेंटेज में ब्याज का दर 12% दिया है, बट वैल्यू में इन्होंने ये दिया है दूसरे वर्ष के अंतिम में ब्याज रुपए में दिया है 9800 कितना 28, यानी 9828 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 9828 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज पे 12% दिया है। तो अगर मान लीजिए कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पर हम ब्याज निकालते हैं तो 1 साल का 12% दिया है, अगर 2 साल का निकालना है तो 12% तो सक्सेसिव निकालते हैं, डायरेक्ट 2 साल का निकालते हैं। तो सक्सेसिव निकालने का तरीका मैंने बताया क्या कि पहले 12 क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, 12 12 24 पॉइंट में दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लास्ट में हमेशा 2 ही अंक लेते हैं, तो एक एक्स्ट्रा तो इसको दे देंगे, यानी 25.44 हो जाएगा। यानी 2 साल का सीआई का रेट परसेंटेज कितना हो जाएगा 25.44 हो जाएगा 2 साल के लिए, ठीक है। 1 साल के लिए 12% बोला है, तो यही तो बोला है। तो दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित, यानी पहले 12 था और दूसरे था 25.44, तो हम 25.44 में से 12 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 13.44। ये 13.44% अर्जित ब्याज है परसेंटेज में, बट वैल्यू में इतना दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो 13.44 का मान है ये निकालना, और निकालना क्या है तो राशि निकालना है। तो राशि क्या होगी 100% का मान निकालना है, तो इंटू 100 कर दो बस। या तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसा अगर देखो 4 4 8 3 11 12, इसको काटना ही पड़ेगा क्योंकि नीचे 12 आ रहा है। तो अगर मैं इसको पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 00 तो ऊपर 00 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं, 4 से काटो भाई साहब, 4 3 12 1 14, फिर 4 3 12, फिर 4 6 24, ठीक है। फिर इसको 4 से काट दो, 4 दूना 8, फिर 4 चौका 16, 2 22, 4 5 20, 2 4 7 28, ठीक है। अब इसको काटो, 3 से कट जाएगा, 4 2 6 7 5 12, 3 से कट, 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूना 6, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, 3 9 27, ठीक है। 112 और 829, 112 और 829, 112 और 829, 112 829। और इसको मैं अगर मान लो 4 से भी कट जाएगा, 4 से काटो, 4 दूना 8, 4 8 32, फिर 4 से इसको काट दो, 4 से 25 बार में, 25 चौको 00, फिर इसको 4 से काट दो 7 बार में, फिर 4 से काट दो, 4 6 24 1 10, फिर हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 2 4 5 20, फिर इसको 7 से काट दो, 7 एकम 7, फिर उसके बाद से 1 आ गया तो 7 एकम 12, 7 7 49, यानी कहीं ना कहीं 117 इंटू में आ जाएगा 625, यानी 7 5 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, यूनिट डिजिट 3 में 5 है, बस इसको गुणा कर लो। अब इसको 117 से गुणा कर लेता हूँ, 7 5 35 का 5 हाथ में लग गया कितना 3, 7 दूना 14 और 3 19, सॉरी 14 और 3 17, हाथ में आ गया 1, 7 6 42 और 1 43, फिर ये हो जाएगा 5 2 6, 5 2 6, ये होगा 5 7 5 12 हाथ में ला 1, 3 2 5 5 10 हाथ में 1, ठीक है, 3 2 5 5 10 और 1 11 हाथ में 1, 6 4 10 दोबारा 1 13, और फिर उसके बाद से 6 और 1 7, यानी 73 125, 73 125 ऑप्शन नंबर सी। तो इस सवाल में भर के कैलकुलेशन था भाई, मैंने यहाँ पे बेसिक से काटते गया। आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हो कि 8 से भी काट सकते थे, ऊपर वाला 8 या तो 16 से भी काट सकते थे, बट मैंने बेसिक से काटते गया, अपना 73 125 आ गया। क्योंकि देखो इसमें हम इसलिए डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर क्या बन जा रहा था भाई साहब 12 बन जा रहा था, क्योंकि 8 4 12 और हमेशा 12 क्या 3 का, यानी 3 6 9 नीचे नहीं बनना था। अगर 3 6 9 न बनता तो डायरेक्ट हम डिजिटल सम लगा के इसको बना सकते थे, इसमें कैलकुलेशन था, बाकी कुछ नहीं था। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है एक दुकानदार अपनी दुकान में वस्तुओं की खरीद पर अपने ग्राहक को निम्नलिखित 4 छूटें प्रदान करता है। ग्राहकों के लिए कौन सी योजना सबसे अधिक लाभदायक है, यानी जो ग्राहक है उसके लिए कौन सी योजना सबसे अधिक लाभदायक होगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और मेरे पास जैसे मान लीजिए ये रिमोट है, आप मेरे से खरीदने आए, ठीक है। अब मैं इस पर 3 प्रकार का आपको डिस्काउंट देता हूँ, पहला 20% का देता हूँ, दूसरा 30% का देता हूँ, चौथा 50% का डिस्काउंट देता हूँ। तो सबसे लाभदायक आपके लिए क्या होगा, जिसमें ज़्यादा डिस्काउंट है, क्योंकि मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है तो आपको 50% डिस्काउंट मिल गया, नहीं 50 रुपये मिल जाएगा। यानी कोई भी चीज़ है ग्राहक के लिए कब फायदेमंद होगा, जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा,
ठीक है, तो हम इसमें से निकालेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्काउंट किस पे मिलेगा। तो पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि 5 खरीद पे 3 मुफ्त पाए। ऐसे सवालों में डिस्काउंट कैसे निकालते हैं कि जो हमारा फ्री रहता है उसको हम लोग ऊपर निकालते हैं, यानी डिस्काउंट हमें जब निकालना होता है तो जो फ्री वाला पार्ट होता है ऊपर रखते हैं और टोटल 5 नीचे रखते हैं कि टोटल वस्तु हमने कितने लेके आए। ये नहीं कि हम खरीद वाला रखते हैं, नहीं, टोटल वस्तु कितना लेके आए और उसके बाद से मेरे को कितना फ्री मिला है उसको ऊपर आके इंटू में 100% करेंगे तो हमारा डिस्काउंट आ जाता है। देखिए, तो पहला निकालता हूँ कि पहले पे हमें कितने % का डिस्काउंट मिलता है। अगर मैं पहले पे देखूँ तो कह रहा है क्या, 5 खरीद पे 3 फ्री मिल रहा है, यानी फ्री मिल रहा है 3, लेके आ रहे हैं कितना 8 इंटू में 100%। तो देखो 1/8 कितना होता है 12.5%, 3/8 होता है कितना 37.5%, यानी पहले पे हमें मिल रहा है 37.5% का डिस्काउंट। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा बोला है कि 6 क्या कर रहे हैं खरीद रहे हैं तो 3 फ्री मिल रहा है, यानी फ्री मिल रहा है 3 और टोटल ला कितना है 9 इंटू में 100%। अब देखो 1/9 होता है कितना 11.11%, तो 3/9 होता है 33.33%। ये आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद होना चाहिए, मेरे को याद है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं है तो आप याद ऐसे कर सकते हैं, 300 डिवाइड बाई 9 करके निकाल सकते हैं। तीसरा पे देखिए क्या है, 20 खरीद पे 5 फ्री मिल रहा है, यानी फ्री कितना 5, टोटल लेके आ रहे हैं 25 इंटू में 100, यानी 25 चौका 100 यानी 4 5 20, यानी इस पे 20% मिल रहा है। और चौथा पे देखूँ कि चौथा पे कितना मिल रहा है, तो 8 खरीद पे 6 फ्री मिल रहा है, यानी फ्री मिल रहा है 6, टोटल लेके आ रहे हैं 14 इंटू में 100%। ठीक है, अब देखो इसको 2 3 6 और 2 से 14। अब देखो 1/7 होता है 14.28%, तो वही 3/7 होता है 42.4, मतलब 42 पॉइंट समथिंग के परसेंट में होता है, 42% के। ठीक है, तो मैंने अब देखो अब सबसे ज्यादा किस पे डिस्काउंट मिलेगा, सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे मिला जिसको फायदा होगा, इस पे 37.5 है, यहाँ पे देखिए तो 33 है, यहाँ पे 20 है, यानी 42% है, यानी कहीं ना कहीं हमें ये 4 नंबर वाले पे हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और मेरे लिए लाभदायक हो, यानी 4 कहाँ है तो 4 वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसी पे हमें सबसे ज्यादा क्या लाभदायक होगा, यानी डिस्काउंट जिस पे ज्यादा होगा ग्राहक के लिए उस पर ज्यादा होगा, क्या फायदा होगा। चलिए ये रहा टोटल 24 सवाल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 0.48 और 1.20 और 1 का महत्तम समानुपात और लघुत्तम समानुपात निकाल। बस ऐसे अगर मान लीजिए हम लोग निकालते हैं, पहले हम क्या निकालना है, पहले महत्तम बोला है, ठीक है, तो महत्तम निकाल देते हैं, HCF निकालते हैं। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, पहले ये होता है 0.48 बटे में 100 ले लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद से ये होता है 120 बटे में कितना 100 और ये हो जाएगा 168 बटे में 100। तो पहले जब भी अगर ये बट्टा वाला निकालना होता है फ्रैक्शन वाला, तो ऊपर वाले को HCF निकालते हैं, नीचे वाले का LCM निकालते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं HCF निकालते हैं। HCF देखो सब में क्या है 24 12 12 24, ठीक है। तो देखो HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कौन सा सबसे हाईएस्ट नंबर है जो सबका काटते। अगर मैं 12 उठाता हूँ तो 12 देखो 12 चौका 48, 12 देंगे 20, 12 12 चौका ये भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। 24 से देख लें, तो अगर 24 से नहीं कटेगा तो फिक्स है कि हमारा HCF क्या हो जाएगा 12। तो 24 से देखता हूँ, 24 से काटो तो 24 दूना 48, 24 25 120 और 24 7 168 होता है, यानी कहीं ना कहीं 24 से भी सारे कट रहे हैं, तो ये 12 वाला तो होगा ही नहीं, यानी 2 हमारा खत्म, यानी हमारा बचा 24 वाला। ठीक है, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और नीचे का LCM निकालोगे तो LCM 100 ही हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा 100। तो हमारा पहले का HCF अगर मैं निकालूं, पहले का HCF तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0.24, यानी पहले का HCF आ गया। अब हमें LCM निकालना है इसी का, अब इसी का LCM निकालना है तो सेम ऐसे लिखते हैं 48 बटे में 100, फिर होता है 120 बटे में 100, फिर हो जाएगा 168 बट्टे में क्या हो जाएगा 100। देखिए अब हमारा LCM निकालना है। ठीक है, LCM क्या होता है, जब भी ऐसे लिखते हैं तो ऊपर वाले वैल्यू का क्या लिखते हैं LCM लिखते हैं और नीचे वाला का HCF निकालते हैं। LCM निकालने के लिए क्या होता है देखते हैं पहले ऑप्शन में क्या है। अब देखिए यहाँ पर समझिए 168 है, तो क्या आपको लगता है कि 120 से 168 को काट पाएगा, बिल्कुल नहीं काट पाएगा, तो ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो हमने इसको डायरेक्ट ऑप्शन से उड़ा दिया और ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये टोटल रहा आज के भाई साहब आपका टोटल 25 सवाल। बाकी हमारा ये रेलवे गणित है, अगर आप लोग रेलवे का कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप रेलवे गणित का आप बुक मंगा लीजिए, ये आपको बुक मिल जाएगा कहीं भी, आप किसी भी स्टोर से भी खरीद सकते हैं, बाकी अमेजन और फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा बहुत मिनिमम प्राइस में 299 रुपये में आपके घर पे पहुंच जाएगा। और ये ALP टेक्नीशियन, RPF, NTPC, ग्रुप डी और RRB JEE के लिए सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये बुक हमारी। ठीक है, और आज की जो है हमारी प्रिंटेबल मतलब जो मैंने पढ़ाया है उसका प्रिंटेबल PDF भी और इसका जो क्लास नोट्स का भी PDF, ये सारे हम इसी पे डाल देंगे द विनर्स ऑफिसर पे, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आप इस PDF का लाभ उठाइएगा। तो बताना भाई आज का क्लास कैसे रहा, और आज का आप लोगों का जिस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा, जिस हिसाब से आप लोगों का प्यार मोहब्बत बना रहेगा, तो मैं नेक्स्ट अपना एडवांस का भी इसका सॉल्यूशन करा दूंगा 25 सवाल का। ये टोटल 25 सवाल हमारा रहा अर्थमेटिक का। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ क्या चीज़ें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या चीज़ें और बेहतर कर सकते हैं, क्या नई चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो भी सजेशन अपने देना ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही भाई साहब, जय हिंद।